जितने लोगों ने भी पैसा देकर पेपर खरीदा, शुरुआत तो हमने की ना। यार इसका तो कोई उतना बड़ा नाम है ही नहीं। अब जैसी 12वीं पास वो कर लेता है, उसको लगता है यार मैं तो बड़ा हो गया, अब मेरे को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी कहावत है कि भोमिया जी बन जाते हैं वो। ठीक है, क्या मैं भोमिया हो गया, अब मेरे को कोई कुछ नहीं समझा सकता, कोई कुछ नहीं बता सकता। आरोप यहाँ तक लगे कि शायद जिनकी वो गाइड आती है वो खुद भी पेपर सेटर हैं। सर बच्चों को पॉलिटी है वो इतनी डरावनी क्यों लगती है? कि आज भी मैं स्टूडेंट्स को उन्हीं की तरीके से ट्रीट करता हूँ। लेकिन पापा का एक ड्रीम था, पापा का नहीं वो ड्रीम मेरा भी था। क्या काश अगर आज आईए से आरएस होता तो शायद जीवन और बेहतर होता। कैसे स्टूडेंट इस चीज से उबर पाएंगे सर? पेपर लीक से कब तक ऐसा चलता रहेगा? हर पेरेंट के दिमाग में एक बात है कि यार मेरा बच्चा सरकारी नौकरी लग जाए, बस एक बार। सरकारी नौकरी कभी भी जीवन के लिए अंतिम ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। एआई का स्टडी में कुछ अहम रोल हो सकता है? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज भी चैट जीपीटी पर कई सारे जो फैक्ट्स हैं वो गलत आते हैं। जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है वो मुझे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से गालियां लिख देंगे। नेहरू ने ये जो झुंझुना पकड़ा है इंडियंस को, लोकतंत्र रूपी झुंझुना, ये झुंझुना एक दिन टूट जाएगा। अगर सरकारी नौकरी पर सब कुछ बच्चे वो दाव पे लगाते हैं, उनके पास प्लान बी भी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी शायद कोई कीमत नहीं बनी जो मुझे खरीद सके। और फिर 3 दिन बाद हमने देखा कि दुपट्टा पहन लिया। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए आपका थैंक यू। हमारे मारवाड़ कॉलिंग की ऑडियंस को आप अपना थोड़ा परिचय देना चाहें, बताएं अपने बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र सिंह गीला है और आज ना केवल राजस्थान बल्कि समूचे भारतवर्ष में एक धार्मिक स्थल के रूप में कहूँ, चाहे आस्था के रूप में कहूँ, बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी सीकर से मैं आता हूँ। और पिछले अगर 15-20 साल की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, पहले ठीक है स्टूडेंट लाइफ में रहा। हालांकि वैसे माना जाता है कि एक व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक वो एक स्टूडेंट लाइफ में रहता है। ओके। लेकिन स्टूडेंट के साथ साथ में पिछले 10-12 साल से कंसिस्टेंट मैं टीचिंग के फील्ड में भी हूँ। और इस दौरान एक बेसिक से कांस्टेबल के कंपटीशन से लेकर के IAS तक के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ मुझे इंटरेक्ट होने का मौका मिला। और स्पेशली पिछले 4 साल से आज राजस्थान की नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष का एक बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट उत्कर्ष क्लासेज में मैं भी एज ए पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट के रूप में मैं भी कार्यरत हूँ। ओके सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आपका बचपन खाटू श्याम जी की नगरी बड़ी धार्मिक नगरी है, तो बचपन कैसा बीता उन गलियों में? अगर इस संदर्भ में अगर मैं बताऊं तो आपको फिर तो सीधा 36-37 साल पीछे जाना पड़ेगा। कोई ना सर। और 36-37 साल के पहले की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आज जो टेक्नोलॉजी की जिस दौर में हम जी रहे हैं उस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। आज जितने सारे रिसोर्सेज हैं उतने सारे रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। और बेसिक जिस गांव ढाणी में मेरा जन्म हुआ, एक मिडिल क्लास से फैमिली से मैं आता हूं। और ये गॉड का ग्रेस है, आशीर्वाद है कि मैं जिस फैमिली से आता हूँ एक जॉइंट फैमिली है। ओके। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज उस फैमिली में 34 मेंबर्स हैं। और एक नया मुद्दा कि अभी 2 दिन पहले ही एक मेंबर और बढ़ा है। सर बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर देखिए, जॉइंट फैमिलीज 2 प्रकार की हैं। एक तो किसी मजबूरी में, किसी बाध्यता में जॉइंट फैमिली चलती है। जी। और एक आपसी जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक प्रेम होता है, वो उससे जॉइंट फैमिली में है। आज भी फैमिली की जो बागडोर है वो सिर्फ एक पर्सन के हाथ में है, सारी चीज़ें उनके द्वारा ही मैनेज की जाती हैं। आज परिवार में बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 10 गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अरे सर। और साथ में कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर्स में कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और उससे बेसिक से परिवार से मैं निकला, फिर गांव में ही मेरी स्कूलिंग हुई। आज भी मेरे जो पहले शिक्षक हैं उनका नाम लेते मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। आज जो कुछ मैं हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। माननीय जवाहरलाल जी उनका नाम है। और बच्चों के प्रति जो एक पॉजिटिविटी उनकी थी, बच्चों को सिखाने के प्रति उनकी जो ललक थी, एक जो डिसिप्लिन उन्होंने बेसिक से जीवन में दिया, वाकई में आज बड़ा इंस्पिरेशनल है। फिर आगे की पढ़ाई के लिए खाटू श्याम जी मेरे घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है। तो हम लोग पैदल स्कूल जाया करते थे। ओके। सुबह जैसे मान लीजिए 7:30 वाला टाइम रहता था तो सुबह पैदल जाना, फिर शाम वाले दोपहर वाले टाइम में बस से वापस आना। और अगर टाइमिंग 10:30 वाला होता था तो सुबह बस में जाते थे, शाम को फिर पैदल आया करते थे। और सर मतलब वो जो दौर था, हालांकि उसमें लगता था कि यार अपने जीवन के बड़े टिपिकल से दौर में जी रहे हैं, लेकिन जब आज उस बचपन को याद करते हैं तो लगता है कि यार दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ।
इससे बेहतर जीवन नहीं हो सकता। मस्तियाँ थी, हंसी ठिठोली थी। कई कई बार ये होता था कि जैसे मान लीजिए शाम को थोड़ा सा स्कूल से लेट फ्री हुए, और बच्चे थे 6th क्लास में उस टाइम जाया करते थे, 6 यस। साल। अगर 6वीं क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा तो मोस्टली 9 से 10 साल की 9 उसकी से उम्र 10, रही होगी। हाँ, इतना ही। अब अगर कोई बच्चा 7-8 किलोमीटर पैदल आ रहा है रात में, तो डर भी लगना है। डर भी लग तो रहा फिर देखते थे कि यार कोई गाड़ी मिल जाए, कोई ट्रैक्टर मिल जाए, उसके पीछे लटक करके आ रहे हैं। बट दैट वाज द अल्टीमेट टाइमिंग ऑफ दैट पीरियड। वो आप भूल नहीं सकते उस टाइम कभी को। नहीं भूल सकते सर। मैं कहता हूं कि अगर आज मेरे से कोई ये कहे कि एक तरफ आपके पास करोड़ों रुपए हैं और एक तरफ वो बचपन है, तो मैं बचपन को चुनूंगा फिर। आप अभी सोचते हो कि वो बचपन यार वापस आ जाए, दोबारा उसको जीने का मौका मिल जाए। बिल्कुल 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 सही कह अच्छा सर, आपने अभी एक नाम लिया जवाहर सर जी के बारे जी में। जी जी। आपको कब स्कूलिंग करवाते थे या कॉलेज में भी आपको आगे कभी? स्कूलिंग में सर, स्कूलिंग में रहे वो। कौन सा और सब्जेक्ट कराते थे? वो सर एक्चुअली होता क्या है, जैसे 1st to 5th तक तो ऑल राउंड टीचर होता है। ओके। और सब्जेक्ट एक्सपर्टनेस तो फिर ठीक है भाई, आप 8th के बाद में आ रही है या फिर 11 12 में आ रहा है, फिर कॉलेज में आ रहा है। ओके। उनकी सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे आज भी लगती है कि पूरी स्कूल में उस समय हम लोग अराउंड 400 to 500 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। ओके। सिंगल पर्सन पूरी स्कूल को मेंटेन करते थे। अच्छा जी। अगर एक धमकी लगा दी तो पूरा स्कूल चुप। क्या गजब का डिसिप्लिन था। बट आज भी मुझे भी बड़ा खुद पे भी गर्व महसूस होता है कि जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं सर से मिलता हूँ। ओके। सर को घर पे इनवाइट करता हूँ, कभी सर के पास चला जाता हूँ मैं। बड़ा आनंद आता है वाकई में। अच्छा सर, अपन अभी आपने जैसे अपनी पहली बातचीत हो रही थी, आपने इंडियन एयरफोर्स में भी थे आप, भारतीय वायु हाँ सेना। नहीं, मैं एक्चुअली दरअसल हुआ ये कि जस्ट 12th क्लास के बाद में जब मैं कॉलेज में आया तो 2010 में सिलेक्टेड हो गए थे आप, है ना? हाँ 2010 ओके, में। ओके। मैं अभी भी, मुझे जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, हाँ। आई थिंक 25 या 28 अगस्त को मेरा टेस्ट था। ओके। उसी दिन मेरा फिजिकल हुआ, शाम को इंटरव्यू हुआ, अगले दिन मेरा मेडिकल था। और फिर वो तारीख मेरे अभी भी दिमाग में बिल्कुल हमेशा चलती रहती है। 26 दिसंबर 2010 का वो दिन ओके। था जिस दिन मुझे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना था। लेकिन जब से सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन की एक मैं जो मेमोरी है वो आपके साथ में ताज़ा करना यस चाह सर, रहा हूँ यस। मैं। एक्चुअली होता क्या है, कई बार अपन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत कुछ जाने बिना उसको जज करने का प्रयास करते हैं। और हम जिस प्रकार की सोसाइटी में जी रहे हैं आज, जिस प्रकार के समाज में जी रहे हैं, अपने को लगता है कि यार हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो शत्रु है, वो तो अपना पिता है। क्योंकि फादर क्या होते हैं, कई बार कड़वी बातें कर देते हैं। यस यस सर, यस सर। अब हालांकि इसमें मैं फादर को गलत नहीं मानता, किसी भी पिता को गलत नहीं मानता। ये उनका ओहरा है, ये उनका डेकोरम है, ये उनकी डांट फटकार नहीं, ये उनका प्रेम है। उस प्रेम को मैं आज तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन उस समय मुझे उस बड़ा टाइम नहीं नेगेटिव समझ- लगता नहीं था। समझ पा रहे मुझे थे। लगता था कि यार शायद मेरे ही पिता इस दुनिया के सबसे बुरे पिता हैं, जो कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। ओके। हमेशा मुझे डांटते फटकारते रहते हैं, अगर कुछ बेहतर किया तो भी अप्रिशिएट नहीं करना। लेकिन आज वो चीज़ फील होती है कि वाकई में उनकी जो डांट थी वो सिर्फ मेरे फ्यूचर के लिए थी। आपके पापा? मम्मी के प्रति बड़ा मैं पॉजिटिव रहता था, क्योंकि मम्मी कभी डांटती नहीं थी। अच्छा, दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों को नहीं डांटती है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाहर भी रहा लंबे समय से, तो मम्मी का जब भी फ़ोन आता था, मम्मी एक ही बात पूछती थी, बेटा रोटी खाई कि नहीं तूने? हाँ मम्मी रोटी खा ली, बिल्कुल। अच्छा, लड्डू वड्डू अगर तेरे खत्म हो गए तो लड्डू और भेज दोबारा देती हूँ। घी भेज देती है। फिर हाँ, फिर पापा की दूर से आवाज़ आ रही होती थी कि उससे पूछ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा हो। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा बात यही कहता है कि भाई वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। हाँ, और फिर मैं इतना कहते फ़ोन कट कर देता था। फादर से मेरी दूरियां रही, लंबे समय तक दूरियां रही। लेकिन सर अभी भी मुझे याद आ रहा है कि जब मेरा इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, जी। और सिलेक्शन होकर के पहले एक्चुअली हुआ ये करता था, एएससी जोधपुर से मैं सेलेक्ट हुआ था। जी जी। एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर से सेलेक्ट हुआ था मैं। तो जोधपुर से जब मैं वापस गांव आया और सुबह जब मैं पहली बार फादर से मिला, लिटरली सर आज भी उस मोमेंट को याद करके मेरी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने उनके चरण छुए जी। और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। अरे रे। उस दिन लगा कि यार मैं तो गलत था आपके आंखें वाकई ना- में। हाँ बिल्कुल, देखो इस मोमेंट को मैं कई बार जीता हूँ मैं। हालांकि मैं अभी जब ये वीडियो आम पब्लिक के बीच में जाएगा, फादर भी इस वीडियो को जब देखेंगे तो वो खुद भी रियलाइज करेंगे कभी मैंने उनके सामने ये चीज़ शो ऑफ नहीं करी, कि आज उस मोमेंट को मैं कितना मिस करता हूँ, आज वो चीज़ें कितनी पॉजिटिव लगती हैं। तब मैं जितनी सारी ऑडियंस आपके हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ जी सर। कि फादर की डांट नहीं है आपके लिए, वो इंस्पिरेशन है, वो प्रेरणा है, वो प्रेम है। बस फर्क इतना है कि माँ कह करके बता देती है और पिता बताता नहीं है। बाकी सर अल्टीमेटली जो एक अट्रैक्शन, सर। एक जो पॉजिटिविटी, एक जो गाइडेंस है, वो फादर का है। मैं खुद ऐसे वो हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा 2016 में एक्सपायर हो गए थे। सो सैड, तो उसके बाद से आज तक मैं उनके बिना जीता आ रहा हूँ। तो मैं ऐसे बहुत रिलेट कर, जब मैं उनकी शॉप थी
मेरे जी। पापा इलेक्ट्रिशियन थे, बिल्कुल। तो उनकी शॉप थी, तो मैं क्या करता था उनकी डर से कि वो मुझे देख ना ले, तो ऐसे यूं स्पीड से निकलता था गोली बन के। तो बाप का वो ओरा होता है कि मुझे उसको डांटना है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट सर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरा यंगर ब्रदर है, अभी 2015 बैच का आईएएस है वो, और ओके। अभी राइट नाउ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वो अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, अजमेर पोस्टेड है अभी। ओके ओके हाँ, ओके। फादर की और यंगर ब्रदर की गजब की बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग बचपन से उनकी, और आपके साथ बहुत कम है। और मेरे साथ गैप रहा, अब नहीं है। अच्छा अच्छा। अब वो गैप बहुत कम हो गया, मैं कहता हूँ गैप है ही नहीं अब, लेकिन फादर के और ब्रदर के बीच में कभी गैप रहा ही नहीं। ओके ओके। अच्छा, आज भी जब हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं तो कोई हमारे को बाप बेटा नहीं बताता, बल्कि अच्छे दोस्त बताता है। जी जी। आ, सर, जैसे मेरे थोड़ा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैं ऑडियंस को बता दूं, मारवाड़ कॉलिंग को, मैं सर से पढ़ा हुआ हूँ, मैं सर का स्टूडेंट हूँ, और आज लगभग इस चीज़ को 8 9 10 साल हो गए मैं सर, हाँ, ऑलमोस्ट 10 है साल ना? हो लिए। तो आपने उस टाइम एक बात बताई सर आपके पिताजी के बारे में कि वो बहुत न्यूज़ देखते हैं, हाँ है ना बिल्कुल। सर? अरे मेरे वाह, क्या बात है, ये बात तो मेरी भी मतलब अंतर्गन से लगभग मिस सी हो गई थी, है ना। वो बहुत न्यूज़ देखते हैं, और उनको पॉलिटी का या संविधान का इतना ही तगड़ा नॉलेज है जितना आज आप बच्चों को, उस बच्चों के अंदर डालते हैं, जितना बताते हैं उनको। मैं दीपक जी आपको बताना चाहूँ, जब भी मोस्टली जैसे फादर यहीं रहते हैं मेरे साथ में, अच्छा जी। लेकिन उनका क्या, आज भी गांव के प्रति जो अट्रैक्शन है जी। वो कम नहीं हो रहा। आज भी 2 से 3 दिन बाद में वो गांव चले ही जाते हैं वापस। ओके, उनको वो गांव की चीजें, हाँ गांव का वो माहौल। उनके साथ के उनका जो फ्रेंड सर्किल है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो उनको वो सारी चीज़ें तो अट्रैक्टिव आज भी सर लगती वो हैं। देखते हैं, उतनी न्यूज़ देखते हैं? सर मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी मैं और फादर या ब्रदर हम साथ बैठते हैं, अच्छा ब्रदर को थोड़ा सा न्यूज़ व्यूज़ से ज़्यादा उनका अटैचमेंट नहीं है। ओके ओके ओके। फादर का सिस्टम ये होता है कि जब भी मैं दिन में क्लासेस से पढ़ा के शाम को जाता हूँ, दिन में आज हुआ क्या है भारत की राजनीति में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, शाम को जाते मेरे साथ डिबेट होती है। अच्छा, कई बार तो मम्मा कह भी देती है कि आया है कम से कम खाना तो खा लेने, तो अरे कि नहीं, इसके सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ मैं। तो सर ये पॉलिटी वाला वहीं से तो शुरू नहीं हुआ वो चीजें? नहीं सर, देखो पॉलिटी के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। फादर ने जो पॉलिटी के बारे में बताया वो एक व्यवहारिक पॉलिटिक्स है आज जी की। जी। बाकी अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ, राजनीति विज्ञान की बात करूँ, जिसको अरिस्टो ने मास्टर साइंस कहा है। जी हालांकि कई सारे जो एस्पायरेंट हैं, जितने सारे ऑडियंस आपके अभी देख रहे हैं, इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, उनके अंतःकरण में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि यार ये तो एक आर्ट्स का विषय है, फिर भी साइंस लग रहा है इसके पीछे। जी तो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है। जी। दरअसल साइंस लगाने के पीछे का वजह है या मतलब है उसका कि आप किसी भी फैक्ट को रख रहे हो, उसको आप साबित कर सकते हो। आज भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, आप इसको प्रूव कर सकते हो। संसद है, इसके 2 सदन हैं, प्रेसिडेंट है, वो इसका मुख्य भूमिका में होता है, लोकसभा के जो सदस्य उनका चुनाव होता है, राज्यसभा सदस्यों का इस प्रकार से चुनाव होता है, और फिर एक पार्लियामेंट बनती है, फिर एक सिस्टम बनता है। तो अपन जिस चीज को परिभाषित कर सकते हैं, सिद्धांत के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो साइंस है, वो विज्ञान है। विज्ञान है। तो इस पॉलिटिकल साइंस का अगर मैं कहूँ कि जो पी की शुरुआत मैंने की, आपके ऑडियंस को बता देना चाहता हूं कि मैं पहले साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। अच्छा सर, आपने एमएससी बीएससी मेरा की है? नहीं एमएससी बीएससी नहीं, 12th लेवल तक। हाँ, 12th तक। फिर मैंने पहली बार पॉलिटिकल साइंस का जो पी है, वो मेरे गुरुदेव हैं, आज वो खुद भी स्कूल व्याख्याता हैं, अभी शायद वाइस प्रिंसिपल हो गए वो, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, मदन लाल जी बाजिया उनका नाम है। ओके। उनसे पहली बार मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, राजनीति विज्ञान पढ़ी। ठीक है ठीक है। मेरे टाउन से लगभग 5-7 किलोमीटर उनका घर है, और आज भी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ में मेरी। पहली बार उनसे सीखा था कि संसद क्या होती है, राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, वो सब कुछ उनके माध्यम से सीखा। फिर ग्रेजुएशन जब चीज़ें और आगे बढ़ी तो फिर कुछ फ्रेंड सर्किल थे, उनसे पता चला भाई ठीक है, आप अगर ये सब्जेक्ट सारे रखते हो तो आगे चल के आप सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हो। अच्छा, उसी साल हुआ क्या, मेरा जो गांव के पास में ही खाटू श्याम जी है, तो खाटू श्याम जी से अभी मुझे जहाँ तक याद आ पा रहा है 2010 की बात है शायद ये, 2010 में शंकर लाल जी कुमावत करके हमारे आसपास के एरिया से पहले आईएएस बने। अच्छा। हाँ, पहले आईएएस बने वो। उनको देखा, उनका ओरा देखा, आसपास के लोगों में उनके प्रति अट्रैक्शन देखा, तो लगा कि यार नौकरी तो यही है, बाकी तो सारी फालतू की चीज़ें हैं।
और फिर उस दिन मन में ठान लिया कि अब बनना तो आईएएस ही बनना है। बाकी इसके अलावा और कोई कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं, और समझौता करना। 2010 में सर ऐसा ट्रेंड भी था कि भाई जाना है तो आप जैसे बच्चों को देखते थे कि आईएएस में जाना, आईएएस में जाना है, तो कहीं वैसा वो माहौल तो शुरू नहीं हो गया था नहीं, 2010 ऐसा के तो कुछ आसपास? नहीं था 2010 में। तो इतनी, हालांकि इतना ना तो इतना कंपटीशन था, ना ही इतना ज़्यादा उआप होती। एक्चुअली होता क्या है, आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो बच्चा 10वीं तक जब पढ़ लेता है तब जाके उसको बताते तुझे क्या करना क्या है, और वो भी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, माता पिता तय करते बच्चा हैं। खुद, बच्चे को पता ही नहीं होता सर लगभग। आज भी, और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, ना केवल एक शिक्षक बल्कि एक विद्यार्थी होने के नाते मेरा मानना है कि बच्चे को कभी भी, एक तो आप ऐसे प्रेशराइज मत करो। मैं मेरा खुद का बताता हूँ जी सर। मेरी शायद कभी साइंस पढ़ने की इच्छा थी ही नहीं। ठीक है। मेरे कजन थे, उनका साइंस में इंटरेस्ट था, फादर को लगा इसको भी दिलवा देते हैं साथ में, और आपने साइंस ले उसके 2 साल पहले हमारे गांव से एक लड़का आईआईटी में सेलेक्ट हुआ था। ओके। पता चला कि करोड़ों के पैकेज होते हैं, लाखों के पैकेज होते हैं, चलो भाई छोरा तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी साइंस ले ले और तू भी आईआईटी बन जाना। अब वो चीजें बाद में रियलाइज हुई ना कि थोपने से कभी कोई भी चीजें उतनी पॉजिटिव नहीं हो सकती, नहीं होती, और किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। बाद में जाके वो चीजें समझ में आई। तो आज भी मैं आपके ऑडियंस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करे। पहले एक बच्चे से पूछ तो ले, वो आखिर वो क्या चाहता है, उसके दिमाग में ये बात है भी कि नहीं है। और देखो, एक बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा आपको कि आपको सरकारी नौकरी तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी ही अंतिम ऑब्जेक्ट नहीं है। जी सर। आज हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरे 7 जन्म के पाप धुल जाएंगे अपने आप और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो हाँ सर, इतने बड़े देश में स्पेशली अपन लगभग 150 करोड़ की आबादी में रह रहे हैं। बिल्कुल है सर। और 150 करोड़ की आबादी में अगर हर बच्चा, हर माँ बाप ये सोच लेगा मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है सर। इतने सारे रिसोर्सेज अपने स्टेट के पास है ही नहीं, वो इतने सारे लोगों को नौकरी दे पाएगा। पॉलिटिकल साइंस का जो अगला मेरा आधार रहा, फिर मैंने यूपीएससी मेंस के लिए मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी पॉलिटिकल साइंस चूज किया। ओके। ग्रेजुएशन में मेरे पॉलिटिकल साइंस रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरे पॉलिटिकल साइंस रहा। फिर उस समय, उन दिनों की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी की कोचिंग की ज़्यादा व्यवस्थाएं जयपुर में नहीं हुआ करती थी। आज तो जयपुर तो हब बन गया। वो चाहे आईएएस की बात करूं, चाहे आरएस की बात करूं, या फिर तमाम जितने सारे सीकर उस टाइम इतना डेवलप था पढ़ाई के मामले में? नहीं, सीकर पिछले 5 से 7 साल में कोटा ही जाना पड़ता था जो। हाँ, इंजीनियरिंग के लिए वहीं जाना पड़ता था। नीट की तैयारी करनी है या आपको पर्टिकुलर आईआईटी के लिए अगर आपको तैयारी करनी है। बाकी मेरा ठीक है, वहाँ से वो ऑब्जेक्ट हट गया, मैंने आर्ट्स ले ली। बिल्कुल। और फिर मैं अब चलते हैं पर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। अब दिल्ली से की होगी? जयपुर आया पहले। जयपुर फिर कुछ फ्रेंड से डिस्कशन हुआ तो पता चला कि यार आईएएस का तो कोई उतना बड़ा नाम है ही नहीं। तो फिर एक मेरे फ्रेंड के साथ मैं मूव ऑन कर गया दिल्ली के लिए। ओके। आज मेरे वो फ्रेंड हैं, वो राजस्थान तहसीलदार सेवा में है। ओके। शायद आप तो कभी नहीं मिले होंगे, अभी शायद वो गंगानगर या हनुमानगढ़ पोस्टेड है। अच्छा। अभी पिछले दिनों कजन ब्रदर की शादी थी तो उसमें आया भी था वो। हमारा डिस्कशन होता रहता है इस मुद्दों को लेकर। फिर जब पता लगा कि यार अपने को तो यूपीएससी मेंस में पॉलिटिकल साइंस रखना है, ठीक है, तो फिर मैं सरस्वती आईएएस गया, दिल्ली मुखर्जी नगर। ठीक है। राजेश मिश्रा जी, सर भी अगर इस वीडियो कल को देखेंगे तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज मेरे व्यक्तित्व में जो शालीनता है, जी सर, स्टूडेंट्स के प्रति जो कर्मठता है, और वो नहीं कहते क्या कि स्टूडेंट अगर आपसे कुछ पूछे तो आप उसको स्टूडेंट समझ कर जवाब मत दो जी। उसमें एक भावी आईएएस देखो आप, उसमें भावी आरएस देखो आप, उसमें एक शिक्षक देखो आप, फिर वो ऑटोमेटिक आपको उस प्रकार का रिस्पॉन्स देगा। अच्छा, एक बार तो मैंने सर से जाके पूछ भी लिया इस मामले में। अच्छा, राजेश मिश्रा सर से। ओके सर, दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक इतने सारे टीचर से मैं मिला हूँ, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के प्रति जितनी सकारात्मकता, जितनी आत्मीयता और जितनी पॉजिटिविटी उन सर की है, शायद आज तक, हो सकता है, खैर मैं इस माध्यम से किसी का अपमान नहीं करना चाहूँगा मैं, लेकिन मुझे जो रियलाइज हुआ उनके प्रति जो मेरी आत्मीयता रही, शायद नहीं रही वाकई में। मतलब जब भी कोई स्टूडेंट उनसे क्वेश्चन पूछता, बड़ी तारतम्य के साथ जवाब देते, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते। एक दिन मैं ऑफिस चला गया और ऑफिस जाके उनसे पूछ बैठा कि मैं, सर आप कैसे एक एक स्टूडेंट से इतना पॉजिटिवली और इतना पोलाइटली बात कर पाते हैं? मैंने कहा कि यार महेंद्र, मैं इनमें मेरा स्टूडेंट नहीं देख रहा, मैं इनको भावी आईएएस आईपीएस अधिकारी देख रहा हूँ मैं। ओके। और कल को अगर मान लीजिए
ये लोग सेलेक्ट होते हैं। जी जी। आज ठीक है, मैं इनको डरा धमका के बिठा दूंगा मैं, भाई मेरी संस्था, मेरे हिसाब से कैसे भी कर लूंगा मैं। हाँ लेकिन 5 साल बाद मैं इनसे नजर कैसे मिला पाऊंगा। और दीपक जी, उस दिन से मैंने मेरे व्यक्तित्व में, आज भी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो वो इस बात को रियलाइज भी करते हैं कि आज भी मैं स्टूडेंट्स को उन्हीं की तरीके से ट्रीट करता हूँ। हाँ सर, मैं आपसे पढ़ा हूँ, आपने मुझे कभी नहीं डांटा है। हाँ सर, डांटता हूँ मैं, लेकिन मैं पढ़ने वालों को डांटता हूँ मैं। अच्छा सर, ऐसा कभी रहा है कि घर वालों ने जब शुरू शुरू में आपने पढ़ाना शुरू किया होगा तो घर वालों ने बोला कि पढ़ाने बढ़ाने से कुछ नहीं आजकल? आज भी बोलते हैं। हाँ, पापा तो आज भी बोलते हैं कि कुछ ढंग का काम दे, कि कोई अच्छा मोटा पैसा आता हो जिससे, ऐसा कुछ रहा सर पापा कभी? तो खैर मोटे काम के लिए या पैसे के लिए तो नहीं कहते पापा, लेकिन पापा का एक ड्रीम था। और दरअसल मैं तो कहूँगा कि पापा का ही नहीं, वो ड्रीम मेरा भी था। और दीपक, ठीक है, दिन में अपन काम करते रहते हैं तो वो चीज़ें उतनी फील नहीं होती, लेकिन आज भी जब रात को सोने के लिए जाता हूँ तो एक बार मन में वो विचार जरूर आता है, क्या काश अगर आज आईएएस से आरएस होता तो शायद जीवन और बेहतर होता। जीवन इन द सेंस कि कोई पैसे वैसे का मामला नहीं है, एक वो पावर, ओरा, तगड़ा। हाँ हाँ ठीक है, पावर है, ओरा है, पैसा है, वो सेकेंडरी है, लेकिन इतने एक मास लोगों के लिए अपने को काम करने के राइट्स मिलते हैं, जी जी। अधिकार मिलते हैं अपने को। भाई ठीक है, पैसा तो आज जिस फील्ड में है भगवान की दया से बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत बेहतर चल रही है। लेकिन पापा का भी वो ड्रीम था, आज मेरा भी ड्रीम था वो, क्या शायद और बेहतर कर सकते थे अपन। पापा तो आज भी ये कहते हैं कि यार क्यों फालतू इन चक्करों में पड़ा हुआ है, और भी आरएस देने की उम्र तो है तेरी अभी भी, ठीक है यूपीएससी की तो निकल गई, एक अटेम्प्ट और दे लेता हूँ। तो सर ऐसे देखोगे अभी कुछ है आगे? नहीं सर, अब तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, अब तो ऐसे कोई प्लान। अच्छा सर, जब पहली बार आपने क्लास ली होगी, मुझे आपने अभिज्ञान में पढ़ाया था, तो वहां से नहीं, आपने उससे शुरुआत तो की पहले मेरे को 2-3 साल हो चुके थे उसमें। तो पहली क्लास ली तब कैसे, कोई हाथ कांप पे या थोड़े वो होते हैं ना, शुरू शुरू में पहली बार मंच पे चढ़ जाते हैं तो ऐसे लगता है यार पैर कांप रहे हैं, मेरे बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, क्या क्या फीलिंग थी सर उस वो पहली क्लास की, पहली दिन की, पहले 10 मिनट? हाँ, मैं बताना चाहूँगा आपको। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे शुरू से थोड़ा सा मंच पे जाने का शौक था। ओके, बचपन में? हाँ, बचपन से ही कभी कविता सुना के आगे स्टेज पे जा करके, ठीक है। 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम है, कभी कविता सुना दी। डांस वांस का तो खैर उतना नहीं रहा, लेकिन गाने का शौक था। खैर शौक तो नहीं कहेंगे उसको, टीचर्स थोप देते थे कि तेरे को गाना है, वो गाना ये तो जा करके गा देते थे, जैसा भी आ रहा है वैसा आ रहा है, नाटक वाटक करते थे। फिर थोड़ा सा जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में हो गया, जी जी। तो मैं रिकॉल करवाना चाहूँगा, खाटू श्याम जी में हमारा एक बड़ा फेमस स्कूल है, ओके बंधु पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके। मैं तो कहूँगा कि खाटू श्याम जी के आसपास के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने प्राइवेट सेक्टर में अगर शिक्षा जगत में बहुत बड़ा नाम कमाया है और आम स्टूडेंट्स के बीच में अगर शिक्षा की अलग जगह ही है, तो खैर मुझे बड़ा कहते हुए तो दुख हो रहा है कि स्वर्गीय मूलचंद जी मावलिया, ओके। उनका स्कूल था, वो कोविड के दौरान उनके असामयिक निधन हो गया। खाटू श्याम जी बंधु? खाटू श्याम जी बंधु पब्लिक स्कूल, ठीक है। वहां जब मैं स्कूल में गया तो मुझे पता नहीं मेरे व्यक्तित्व ने उनको आकर्षित किया या मेरे व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा था कि उनको आकर्षित किया। सर ने मेरे को दूसरे दिन ही बुलाया कि तू एक काम किया कर। सुबह सुबह वहाँ क्या रूल हुआ करता था कि किसी भी एक स्टूडेंट को सामने बुलाया जाता, अखबार हाथ में दिया जाता और अखबार की कोई भी 4-5 न्यूज बताने होते। हाँ। तो पहले दिन वहां गया ना मैं, तब मेरे पैर कांपे। और सामने 7-8 स्टूडेंट्स बैठे हैं, पढ़ने में अगर गलती हो गई, अच्छा सर का क्या था, पीटते बहुत थे वो, तो मुझे लगा कि कहीं हो सकता है ये विश्वास है, ये पिटाई में ना बदल जाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। फिर 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को स्पीच देना मेरी एक हॉबी में डेवलप हो गया। भाषण देता था कई सारी चीज़ों को लेकर के, या फिर डिबेट्स हुआ करती थी स्कूल में, तो उन डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था। तो इस वजह से हेजिटेशन तो कभी फील नहीं हुई मुझे। फिर दूसरा देखो, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि अगर ये कंटेंट आपके पास है, कॉन्फिडेंस आपके पास है, ठीक है, एक आध बार आप अगर पहली बार किसी बड़े मंच पर जाते हो तो आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकती है, जिस हेजिटेशन मैं आपके चेहरे पर देख रहा हूँ। मेरे को थोड़ा लग रहा है कि मैं पिछले 10-15 मिनट से वो फेस पे मैंने एक्सेप्ट किया। तो जब पहली क्लास ली तो ऐसा कुछ रियलाइज हुआ नहीं, बस थोड़ा सा एक मंच का हो रहा था कि यार क्या क्या फीडबैक होगा, स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, किस प्रकार का रिस्पॉन्स उनका आएगा। और फिर तो बस चीज़ें बदलती गई, क्लासेस बदलती गई, स्टूडेंट्स इंटरेक्शन बढ़ता चला गया और
आज लगभग हजारों नहीं, मैं तो कहूँगा ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों के बीच में मैं रहा। ओके सर, ओके ओके सर। बच्चों को पॉलिटी है वो इतनी डरावनी क्यों लगती है? ऐसे उनको लगता है कि यार पॉलिटी इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा ये पढ़ना है, आरएस में हो, आईएएस में हो, वो इतना बच्चे पे प्रभाव क्यों डालती है? उनको ये डरावनी लगती है, जैसे कि हाँ मैं उसको, इसका डर कैसे तोड़ोगे सर आप बच्चे का? देखो, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उनका और स्कूलिंग की और कॉलेज लाइफ की जो स्टडी है उसमें स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जितने सारे एस्पायरेंट्स, वो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हों, वो चाहे आईएएस के हों, चाहे आरएस के हों, टीचिंग एग्जाम्स के हों, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट्स हो सकते हैं, उनकी क्या गलतफहमी रहती है। अपने यहाँ पर एक ट्रेंड है कि 10वीं 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो स्टूडेंट या तो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में करता है, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर स्कूल में जो पीटने वाला मास्टर होता है उसके डंडे की नोक पर पढ़ाई करता है वो। अब जैसे 12वीं पास वो कर लेता है, उसको लगता है यार मैं तो बड़ा हो गया, अब कॉलेज अब में मेरे आ को तो गया। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओहो, मैं तो बड़ा हो गया, मैं तो अब कॉलेज में आ गया, अब ना तो कोई मुझे गाइडेंस दे सकता है, और वो खुद मन में उनको लगने लगता है कि अब मुझे सब कुछ आ रहा है। जी। वो अपनी कहावत है कि भोमिया जी बन जाते हैं वो, ठीक है। कि अब मैं भोमिया हो गया, अब मेरे को कोई कुछ नहीं समझा सकता, कोई कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, पेरेंट्स को भी लगता है कि यार अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब इसको अब उसके डांट भी नहीं हाँ, सकते हैं, कुछ अब कह इसके नहीं ऊपर उतना सकते। ज्यादा प्रेशर नहीं रखना चाहिए हमें। अब इससे इसका खुद का जो स्वविवेक है वो डेवलप होगा, ठीक है। ये खुद इतना मोटिवेट हो जाएगा, खुद इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि चीजें मैनेज कर लेगा आराम से। और वहीं से फिर एक नेगेटिविटी बच्चे के दिमाग में आना शुरू हो जाती है। पूरे 12 महीने तो वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, और फिर जब एग्जाम नजदीक आता है, स्पेशली मैं तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं मैं, जैसे मान लीजिए 5 दिन बाद एग्जाम है, अब तो कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने, और फिर भागते हैं वो सीरीज खरीदने के लिए। सीरीज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम दे आते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, कॉलेज में भी एक सिस्टम सा बना रखा है कि ठीक है पास तो करना ही है, 33% मार्क्स आ गए। और कॉलेज में 40%। भी सर मैंने बहुत बार देखा है, कॉलेज में भी सब टीचर्स ये बोलते हैं हम इसकी हाजिरी लगा देते हैं। हाँ। और ऐसा ठीक है, वो 1 वीक सीरीज लेके आता है, राजा वाजा अब होता क्या है, जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उसको लगता है यार मैं तो ग्रेजुएट हो गया, स्नातक हो गया। सोसाइटी भी पूछता है उसे कि हाँ भाई अब आगे, पेरेंट्स भी पूछते हैं कि अब क्या करना है तेरे को। बच्चे के ऊपर एकदम से प्रेशर आता है, कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ा उसने। अब आज वर्तमान में करंट सिनेरियो में जो कंपटीशन का दौर है, इस कंपटीशन के दौर में मैं पेरेंट्स आपको बता देना चाहता हूं कि कभी भी आप 2 से 5 महीने पढ़ाई करके आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो बेसिक्स आपको कॉलेज में पढ़नी चाहिए थे वो तो आपने पढ़े ही नहीं। वहां तो आपने मस्ती कर ली, वहां तो अपने दोस्तों के साथ पार्टियां कर ली, और जब कंपटीशन का दौर आया आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे, लोग कुछ नहीं आ रहा हमारे को। तो पॉलिटी की बात आपने की तो पिछले 5-6 साल में इस सब्जेक्ट के साथ, चाहे स्पेशली आरपीएससी पर आऊंगा मैं, यूपीएससी तो ठीक है, यूपीएससी का एक ट्रेंड फिक्स है, वो हर 2 साल के बाद में कोई ना कोई एक नया प्लान एग्जाम में अपने को दिखाती है। हर किसी सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट वहां होता है। हाँ, अब की बात देखिए ना आप, कभी फैक्ट्स पर ज्यादा प्रेशर होता है, कभी कंसेप्ट ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कभी फैक्ट कंसेप्ट दोनों का एक कॉम्बिनेशन है वो पूछ लिया जाता है। अच्छा, फैक्ट्स भी इतने अटपटे टाइप के, क्योंकि एक एस्पायरेंट है, एक फिक्स ड्यूरेशन है, उसमें आप एक लिमिट तक जो चीजें हो याद कर सकते हो, लिमिट से बाहर चीजें याद ही नहीं कर सकते आप। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स की मुझे नजर आती है वो ये है कि जिस स्तर पर, जिस डेप्थ में जाकर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, वहां तक स्टूडेंट पहुंचता ही नहीं है। उसको लगता है कि मैंने फला कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, अभी मैं लंबे समय से उत्कर्ष क्लासेस के साथ तो मैं हूं, आए दिन हम हजारों विद्यार्थियों से इंटरेक्ट होते हैं। उन्होंने अंतःकरण में ये सोच लिया है कि मैंने इंस्टीट्यूट को 20,000, 40,000, 50,000 फीस दे दी है, अब मेरा सिलेक्शन करवाना इसकी गारंटी है, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब इसकी गारंटी है, ये करेगा, जो कुछ करना वो इसको करना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट कंटेंट दे देगी, आपको एनवायरनमेंट दे देगी, आपके टेस्ट करवा देगी, और बड़े बेहतरीन जो फैकल्टी मेंबर्स उनके द्वारा आपके सब्जेक्ट को समझा दिया जाएगा। ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कर सकता है, यही करता है। बाकी तो सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट की खुद की है, उनको करना पड़ेगा। फिर दूसरा, आज करंट सिनेरियो में जो क्वेश्चंस हैं
बड़ी डायनेमिक टाइप के आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि ठीक है, पेपर सेटर्स को लगा कि यार कौन ज़्यादा माथापच्ची तो करेगा। मूल किताबों का जो कंसेप्ट चल रहा हाँ है हाँ, कहीं। मैं आऊँगा, उस पर आऊँगा ठीक है। मैं। तो उसमें क्या होता था कि कुछ गाइड उसे उठा के प्रश्न दे दिया। अभी पिछले 2-3 साल पहले भी एक मामला उठा था पॉलिटिकल साइंस को लेकर के, कि कोई मिस्टर एक्स करके हैं, उनकी गाइड आती है अच्छा। और उस गाइड में से ही सारे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। ओके। आरोप तो यहाँ तक लगे कि शायद जिनकी वो गाइड आती है वो खुद भी पेपर सेटर हैं। ओके। यहाँ तक आरोप लगा। ठीक है, ठीक है। इंटरव्यू में भी कई प्रकार के ऑब्जेक्शंस देखे। और चूंकि आरपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन फिर भी कई प्रकार के जो विवाद हैं पिछले 2-3 साल में अपन देख रहे हैं सर। और उसमें भी सिस्टम में एक बड़ी सुधार की जरूरत है आज वाकई में। क्योंकि हजारों लाखों विद्यार्थी एक बड़ा सपना लेकर के छोटे से गांव ढाणे से इतने बड़े शहर में आते हैं, इतने बड़े बड़े एक्सपेंसेस उठाते हैं, कोचिंग एक्सपेंसेस होते हैं, रेजिडेंस के एक्सपेंसेस होते हैं, और फिर जब सिस्टम के द्वारा इस प्रकार का रिस्पॉन्स आता है तो फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बड़ी एक नर्वसनेस आती है स्टूडेंट के अंतःकरण में। पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है, कई बार तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि पोर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसको ही पॉलिटिकल साइंस कह देते हैं। ओके। आज ये नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें मोस्टली इंडियन पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं, ना कि पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ये बता देना चाहता हूँ मैं। हालांकि आप में जितने सारे दोस्त आज ये अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बताई भी जाती होंगी आप लोगों को वहाँ पर, ये मैं मान के चलता हूँ। दूसरा, रेफरेंस बुक्स की आप बात कर रहे थे, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। एक अच्छी बड़ी शानदार मुहिम दीपक ने स्टार्ट करी है, इसके संदर्भ में बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को, जितने सारे एस्पायरेंट्स हैं, उनको सबसे पहले मानक पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है सर। अगर बुक्स के संदर्भ में बात करूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि आप चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, पहली बात तो आप उस टीचर में भरोसा जताइए, उसमें विश्वास जताइए आप। दूसरा, बैरेक्ट के नाम से, BAREACT, बैरेक्ट के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक आती है जी, छोटी सी। हाँ, खैर छोटी नहीं, आजकल तो इतनी मोटी हो गई है। उसको साइज छोटा कर रखा है। हाँ, वो बाइलिंगुअल है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आदमी को। उसमें क्या है, सारा के सारे आज इतने सारे क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं, उस शब्दावली बेसिस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके। अब एस्पायरेंट को लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमारे को आता ही नहीं, जबकि क्वेश्चंस वहीं से आ रहे होते हैं। ओके। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जितनी सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो हमें पढ़नी पड़ेगी। अब वो जमाना जा चुका है कि आप 2 गाइड पढ़ ली, सिलेक्शन लेकर। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये कहना है कि अगर इस सब्जेक्ट में आपको बहुत बेहतर करना है तो बैरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। बैरेक्ट द फर्स्ट बेसिस ऑफ योर पॉलिटिक्स प्रिपरेशन। स्टूडेंट को कहीं ना कहीं पेपर लीक तोड़ देता है सर, और राजस्थान में पिछले कुछ सालों में हुआ था। अभी कहीं ना कहीं स्टॉपेज लगाया, आरपीएससी ने 2-4 भर्तियां सही अच्छी करवाई हैं। जो अपना आरपीएससी का एसआई का पेपर हुआ था सर 2021 में, कैसे स्टूडेंट इस चीज से उबर पाएंगे सर, पेपर लीक से? कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखो, इसमें तो मैं तो इतना ही कहूँगा, पहली बात तो ये है कि कई बार होता क्या है कि कुछ गलतियां अपनी होती हैं और अपन सिस्टम में थोप देते हैं। जी सर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि सर कुछ लोग ऐसे जो बिना तैयारी के भी निकल गए, सक्सेस हो गए। बिल्कुल। कुछ लोग जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 साल तैयारी करी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। लेकिन जो 10%, 20%, 30% जितने लोगों ने भी पैसा देकर पेपर खरीदा, शुरुआत तो हमने की ना। जी सर। इसका एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। कई बार अपन कह देते हैं कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत ज़्यादा है। जी। कई बार हम ट्रैफिक पुलिस के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि 10, 20, 50, 100 रुपये ये सारा सिस्टम चलता है इनके यहाँ। खैर मेरा तो व्यक्तिगत रूप से कभी वास्ता पड़ा नहीं ऐसा, सुनते हैं अपन ऐसा। लेकिन एक बात कभी गौर किया आपने कि कभी भी ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे, सारी चीज़ें ठीक थी, फिर कभी आपसे एक पैसा मांगा हो? कभी नहीं मांगा। गलत हम होते हैं और आरोप सिस्टम पर मढ़ देते हैं आप। इसलिए सिस्टम पर दोष ठहराने से पहले खुद का मूल्यांकन करना पड़ेगा एक बार। जितने सारे एस्पायरेंट्स, ठीक है, आज जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ मेहनत की थी, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था, सेलेक्ट हुए थे ईमानदारी के साथ, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, उनके प्रति मेरा दुख है, मैं जाहिर करता हूं मैं कि गलती तो 2-5% ने की, 95% को फिर दोष क्यों, उनको सजा क्यों? भाई न्याय तो उनके साथ होना चाहिए था, बट ठीक है, न्यायपालिका है, हमारा सिस्टम है। और आज हम जिस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे हैं,
तो हमारे को जुडिशरी पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, माने न्यायपालिका पे हमारे को विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी तानाशाही देश में नहीं है, हम डेमोक्रेसी में है। और मानी जो न्यायपालिका है वो बहुत बेहतर निर्णय करेगी, इतना मैं विश्वास तो दिलाता सर उन बच्चों के साथ जिन्होंने वर्दी पहन ली 2021 में, 4 साल बाद आज उनको उतार के 2005 साल बाद 2026 में आज उनको एग्जाम में फिर बैठना है, कोई अवरेज हो गया है, कोई चीजें छोड़ सके है सर। देखो और दिलबाग आपने जी, बोली थी सर, एक हाँ, बात बोली थी कि 3 महीने 4 महीने में पढ़ के कोई नौकरी नहीं लग सकता। नहीं ये लग बच्चे कैसे लगेंगे सर? इनके हाँ, ये साथ तो न्यायपालिका न्याय कैसे करेगी? हाँ, थोड़ा सा देखिए मामला बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन माननीय न्यायपालिका ने भी अगर इतना बड़ा डिसीजन दिया है तो बहुत सारे पहलुओं को मद्देनजर रख के फिर दिया है। माननीय न्यायपालिका कहती भी यही बात है कि ठीक है, आपने कुछ भी गलत किया है, कुछ भी सही किया है, ठीक है, दोषी कोई व्यक्ति है वो हो सकता है सजा से वंचित रह जाए, लेकिन निर्दोष एक भी व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं शायद न्यायपालिका ने इसी आधार पर निर्णय दिया होगा। और फिर बाकायदा कमीशन को ये आदेश भी तो दिया है जी कि आप एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाइए। जी और देखो, मेरा इस मामले में व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, पहली बात तो सिर्फ आरपीएससी ने उन्हीं लोगों को अलाउड किया है जिन लोगों ने वो पेपर दिया था। ये सर 3,83,000 हाँ, बच्चे थे। दूसरा अगर जिन लोगों ने 4-5 साल बड़ी टिपिकल मेहनत करी है, और उनमें से कम 20% लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जी सर जो बाद में जाकर के आरएस जैसे कई सारे एग्जाम्स में सेलेक्ट भी हो गए, स्कूल लेक्चरर में भी वो लोग सेलेक्ट हो गए। आज अगर 2-4-5 महीने उन्होंने रिवीजन कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे वो लोग। तो कुछ लोग सर जो बहुत पुराने टाइम से बैठे हैं, ओवरएज भी हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, नहीं, वो कभी ओवरेज नहीं वाला निकल तो कमीशन ने रखा है ना कि अगर आप लोगों ने उस समय एग्जाम दिया तो आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसको लेकर। सर आपका कोई क्लासरूम की कोई ऐसी सिग्नेचर ट्रिक बच्चों को बताना चाहते हो जो बच्चा जीवन भर ना भूले कि अब तुम्हें पॉलिटी ऐसे याद करनी है और एकदम चुटकियों में याद हो जाएगी? देखो, मैं हमेशा कई बार मुझे ऑफलाइन क्लासेज में स्टूडेंट्स कहते हुए रहते हैं हाँ। कि सर ऐसी कोई ट्रिक बता दो ना आप। तो याद रखना, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में ट्रिक जैसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। ट्रिक काम करती है जो सब्जेक्ट कंसिस्टेंट है, जो सब्जेक्ट स्टेबल है। जी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुछ चेंज नहीं होगा। त्रैन का युद्ध जिस तारीख को, जिस तिथि को हुआ उसी तारीख को उसी को रहेगा, होगा। कभी चेंज नहीं होगा। प्लासी का युद्ध जिस तारीख को हुआ उसी तारीख को रहेगा। जी। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तारीख को भारत आई उसी तारीख को रहेगी। 1947 को भारत आजाद हुआ 1947 में ही रहेगा। जी सर। लेकिन आज राज्यसभा के 10 सांसद आज हैं, वो आज से 2 साल 3 साल 6 साल बाद नहीं रहेंगे। नहीं रहे। तो ये एक ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है जिसमें आपको पर डे अपडेट करना पड़ेगा ट्रिक्स के साथ। मैं तो कहूँगा, और स्पेशली अगर आप किसी बेहतर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिक्स के चक्कर में ना उलझें। ओके सर मान लेते हैं आपके दादाजी हैं और वो एक गांव की चौपाल पर बैठे हैं, खाटू श्याम जी हैं, ठीक है। तो आप उनको कैसे बताओगे कि ये फंडामेंटल राइट है या आपके मौलिक आधार है, और वो इतनी छोटी सी चीज़ में वो समझ जाएगा ठीक है ये मेरा मौलिक अधिकार है? देखो, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो अभी तो खैर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो दादाजी हैं रहे मेरे, सॉरी 2006 में उनका देहांत हो गया था। 20 साल की बात हो गई। और दुख इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि मैं बड़ा नज़दीक था दादाजी के। ओके। बड़ा एक अलग प्रकार का अटैचमेंट उनका मेरे प्रति था। अभी भी मुझे याद है कि जब हम लोग खाना खाने बैठते थे तो दादाजी मुझे कभी साइड से रोटी नहीं तोड़ने देते थे। अच्छा हाँ, क्योंकि हाँ, घी होता है गाँव सर। में जो होता है वो बीच में डाला बीच जाता में है। डाला जाता है। और वो कहते हुए थे कि साइड में खा के क्या करेगा, बीच में खाना यार, आनंद तो यहाँ है, यहाँ से खाता। हाँ आज देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में कि परिवार के जितने सारे मेंबर्स हैं उन सब का मेरे प्रति एक स्पेशल अटैचमेंट रहा है शुरू से। बड़ा एक अलग प्रकार का आदर भाव जो मिलना चाहिए परिवार में, उससे ज़्यादा मिला है मुझे। जो सम्मान किसी भी परिवार के सदस्य को मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मुझे मिला है। और दादाजी का तो बड़ा एक स्पेसिफिक अटैचमेंट मेरे प्रति रहा है। मुझे अभी भी याद आता है कि दादाजी सोने के बड़े शौकीन थे। अच्छा। नींद खूब आती थी उनको। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 साफ शब्दों में कहता है कि आप गहरी नींद के साथ सो सकते हैं। गहरी नींद से आपको कोई नहीं जगाएगा। गहरी नींद का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत मुझे एक केस याद आता है, रामलीला मैदान वाद। जी हाँ सर। बाबा रामदेव उस समय दिल्ली का रामलीला मैदान था और उसमें अन्ना हजारे जी के साथ मोमेंट में थे। रात को वहीं रुके थे और शायद दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। और वहां से फिर बाबा रामदेव को भागना पड़ा था, साड़ी पहनकर। हाँ, कपड़े बदल करके भागना पड़ा था उनको। कपड़े बदल। और फिर माननीय न्यायपालिका ने निर्णय दिया था
कि प्रत्येक व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार होगा कि वह गहरी नींद में सो सकता है, ठीक और गहरी नींद से जगाना आप उनके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करने जैसा है। तो मैं दादाजी को बताता, खैर आज तो नहीं है, कि दादाजी गहरी नींद में सोने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। हाँ, वो अच्छे हाँ, से। वो खाने की शौकीन थे। ठीक है। तो आज जो राइट टू फूड है, जो भोजन का अधिकार है, वो भी हमारा मौलिक अधिकार है। जी सर, जी सर। मान लीजिए कोई छोटी मोटी अप्रिय घटना घटित हो जाती है, पुलिस अगर पकड़ने के लिए आती है, तो हमें पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 आपको ये अधिकार देता है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है तो पहले आपको उसका कारण बताएगी, कारण बताइए कि इस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक से फंडे हैं जिनके माध्यम से मैं बता दिया करूंगा सर। और कई बार बताता रहता हूं मैं। ठीक है सर, तैयारी करने में सबसे बड़ी गलती जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो बार बार करते रहते हैं, तो वो ना करें कोई ऐसी चीज सर, मारवाड़ कॉलिंग के बच्चों को पता चले। आई थिंक जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुभव रहा है, आज भी मैं दीपक आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है, मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ, लेकिन आज भी पढ़ना मेरा शौक है। आज भी जब रात को चाहे 15-20 मिनट ही सही, चाहे आधा घंटा ही सही, जब तक मैं पढ़ता नहीं तब तक सुकून की नींद नहीं आती। ठीक है। और जानकर बड़ी हैरानी होगी कि शायद ही ऐसा कोई वीक निकलता होगा, 15 दिन निकलते होंगे जब मैं कोई नई पुस्तक नहीं ले लेता। हालांकि कई बार होता है ऐसा कि पूरी नहीं पढ़ पाता उनको, लेकिन आज भी बुक्स परचेज करने का एक शौक है। आज भी पढ़ने का शौक है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अगर आप स्पेशली चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे स्पेशली अगर टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो एक वही टीचर, वही शिक्षक एक बेहतर शिक्षक होता है जो कंसिस्टेंट खुद को अपडेट रखता है। और आप अपडेट तभी रह पाओगे जब आप खुद पढ़ाई करोगे, खुद पढ़ रहे हो, जब आप खुद स्टडी करते रहोगे कंसिस्टेंसी। तो मैं एस्पायरेंट को बता देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी एग्जाम में फेल होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है उसकी इनकंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी नहीं रख पाता वो। जी सर। होता क्या है कि गांव डाणी से जब बच्चा आता है शहर में, बड़े सपने लेकर आता है वो। उसको लगता है कि यार मैं यूं गया, 6 महीने पढ़ा और सेलेक्ट होके आ गया। जयपुर जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जब वो जाता है, वहां की चकाचौंध उसको अंधा कर देती है। जी सर। चीजें समझ ही नहीं आती उसको, और जब तक वो संभलता है तब तक चीजें उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुकी होती है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी। आपने कहा एक, तो मैं एक के साथ एक और बताऊंगा आपको मैं, वो है टाइम टू टाइम खुद का मूल्यांकन करो आप। और मूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका जो मेरा है, जो मैं मानता हूं, वो यही है कि जब भी आप रात को सोने जाओ, खुद से एक क्वेश्चन डेली पूछो आप, क्या आज दिन में मैंने मेरे लिए जो भी प्लान्स सेट किए थे, क्या उन प्लान्स को फुलफिल करने के लिए जितना काम मुझे करना था, क्या वो काम मैंने किया क्या? अगर अंदर से आवाज आती है हाँ, तो आपको सोने का अधिकार है, आपको राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार है, गहरी नींद का अधिकार है। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन का जवाब अंदर से आपको ना मिला है, फिर आपको सोने का अधिकार नहीं है। ये दो काम अगर कोई स्टूडेंट कर लेता है तो मैं कहता हूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएगा। सर, अपन ने पहले बात की थी कि आपने बोला कि एक स्टूडेंट आता है और वो बोलता है कि कोचिंग मेरा सिलेक्शन करवाइए, मैंने इनको 40-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए दे दिए हैं। तो कोचिंग कल्चर पर सर क्या आप खुल के थोड़ी सी बात बताओगे सर, कि कोचिंग इतनी ज़्यादा ब्रांड कर बना रखे कि हमारे ब्रांड टीचर हैं, ये हमारी कोचिंग इतना नाम है, आओ बच्चों 1 लाख रुपए हमें दो, तुम पढ़ो, फिर भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कोचिंग जो है वो बच्चे का सिलेक्शन कराने में अहमियत रखती है कि नहीं रखती है? बच्चा सेल्फ स्टडी करके खुद कर सकता है या फिर उसको कोचिंग से जुड़ना ही पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर स्टूडेंट का पैरामीटर अलग है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बिना कोचिंग के भी बड़े बड़े एग्जाम्स उन्होंने क्रैक किए हैं, लाइक IAS RS जैसा एग्जाम। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है, क्योंकि मैंने खुद ने कोचिंग की है भी और अभी कोचिंग इंडस्ट्री में भी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मैं जानबूझ करके स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जो निहायत ज़रूरी है उस मुद्दे की बात करना चाह रहा हूँ मैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी स्टूडेंट ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, उसको ना तो ये पता होता है कि पिछले 5-6 साल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पूछा जा रहा है। जी सर। ना क्वेश्चंस का पता होता है, ना पैटर्न का पता होता है, और ना ही उसको पढ़ना क्या है ये पता होता है। जी सर। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी भूमिका पहली तो आपको ये देती है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, आपकी रेगुलरिटी मेंटेन होती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कोई और दूसरा प्रोफेशन हो, उसमें अगर आपने रेगुलरिटी नहीं रखी, अगर उसमें आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तो फिर फेल होना तय है। कोचिंग आपको रेगुलरिटी देता है। जी सर। कोचिंग आपको एक एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाता है।
आप वहाँ पर 10 लोगों के बीच में बैठे हो, आप 100 लोगों के बीच में बैठे हो, आप 500 लोगों के बीच में बैठे हो, 10 लोग इतने ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि उनको देख के आपको लगेगा कि यार मुझे भी पढ़ना चाहिए, जी वो एक सर। मोटिवेशन अंदर से आता है। अच्छा, आपके सामने जो लोग खड़े हैं वो या तो ऑलरेडी अपने अपने फील्ड के सेलेक्टेड लोग हैं, जी सर। अगर सेलेक्टेड नहीं भी हैं, हो सकता है एक आधे नंबर से वो फेल हुए हों, लेकिन पिछले 5 7 10 साल में उन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, इतना अनुभव उस सब्जेक्ट के प्रति, इतनी एक्सपर्टनेस उनमें आ गई है, वो ये तय करवाते हैं कि पर्टिकुलर इस टॉपिक से अगर पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया था तो अब की बार यहां से ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल, जी सर। रेगुलर आपके टेस्ट, अगर ये सारी चीजें मैं कहता हूं एक छत के नीचे अवेलेबल हैं तो मेरे हिसाब से कोचिंग इज द बेस्ट। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कोचिंग इज मैंडेटरी, ये नहीं कहूंगा मैं। सर क्या कोचिंग गरीब और अमीर में डिफरेंस डाल रही है? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 लाख किसी किसी कोचिंग की 1.5 लाख रुपए फीस है, किसी की 1 लाख रुपए फीस है। तो उसमें सिर्फ अमीर घर के बच्चे या मिडिल क्लास वाले बच्चे जा सकते हैं, गरीब घर के बच्चे नहीं जा पाते। नहीं, ऐसा तो तो कहीं कुछ नहीं है। मैं बताऊं, यहाँ पे मैं फेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो आज जितनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने यहाँ पे कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं कि जैसे अगर कोई पूर फैमिली बैकग्राउंड से है जी। या किसी के पेरेंट्स नहीं है जी। या फिर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड, कोई दिव्यांग भाई बहन है, तो उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने यहाँ पर पैरामीटर्स रखते हैं। दूसरा, अगर वाकई में आप में कैपेबिलिटी है, आप में इंटेलिजेंसी है, जी सर। तो राजस्थान सरकार के द्वारा भी अनुप्रति योजना, हाँ, अनुप्रति उसका फायदा उठा करके आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने विचार रख सकते हैं और अपने जो भी आपने अपना प्लान रखा है, जी सर। जो भी आपने अपना टारगेट एम डिसाइड किया है, उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा सर, माँ बाप है वो, उनको एक आप कोई संदेश देना चाहते हो जो बच्चों पर सरकारी नौकरी का बोझ डाल देते हैं? तेरे को सरकारी नौकरी करनी है, तुझे और कुछ नहीं करना ना, तो वो चाहे 28 साल का हो जाए, वो 30 साल का हो जाए, फिर भी वो बैठे रहते हैं इधर ही जयपुर। सर दीपक जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आज के प्रत्येक शिक्षक से पूछा जाना चाहिए और इस क्वेश्चन का जवाब हर एक शिक्षक को देना चाहिए, क्योंकि आज करंट सिनेरियो में हर पेरेंट के दिमाग में, अलग गलतफहमी तो नहीं कहूंगा मैं, ये वर्ड थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगा, हर पेरेंट के दिमाग में एक बात है कि यार मेरा बच्चा सरकारी नौकरी लग जाए बस एक बार, फिर मेरे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे जी, फिर मेरा जीवन बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन जहां से अपनी चर्चा की शुरुआत की थी, मैं वापस उसी मुद्दे पर आऊंगा। मैं सरकारी नौकरी कभी भी जीवन का, ठीक है जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन जीवन के लिए अंतिम ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मान लो विराट कोहली के मम्मी पापा सोचते कि मेरा बेटा तो पढ़ाई करेगा, नौकरी लगेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, तो आज विराट कोहली नहीं मिलता हमारे को। बिल्कुल सर। अगर एमएस धोनी के फादर ने ये सोचा होता, खुद वो तो टीसी की नौकरी छोड़ के आए थे, बिल्कुल छोड़ के आए, और आज देश के नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनमें चाहे विराट हो, चाहे एमएस धोनी हो, माही हो, दोनों के नाम है। आज आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, हर फील्ड में आपको एक से बढ़कर एक ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनसे अपन सीख सकते हैं। तो पेरेंट्स से मेरा एक ही निवेदन है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि प्लीज आप अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करें। पहले एक बार बच्चे से पूछिए कि वो चाहता क्या है, कम से कम उसका ऑब्जेक्ट तो सुनो आप, उसका प्रिफरेंस से तो सुनो आप कि वो चाहता क्या है। अब आप उसको पायलट बनाना चाह रहे हो, वो राइटर बनना चाह रहा है। और इस मामले में मैं बड़ा तारीफ करता हूं, एक मूवी बीच में आई थी आमिर खान की, 3 इडियट्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं कहता हूं पेरेंट्स के लिए उससे बड़ा मैसेज नहीं हो सकता कि कम से कम उससे, बच्चे से तो पूछा जाए कि उसके अंतःकरण में क्या चल रहा है, वो बताएगा आपको सबसे बेहतर चीज। तो प्लीज मेरा निवेदन यही है कि कोई भी जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करे इसके लिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आप, ठीक है सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, 1 साल 2 साल 3 साल होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो कुछ ना कुछ और बेटर कर लेगा। और जो एस्पायरेंट्स है दीपक जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप आज से तैयारी करना बंद कर दो जी। मैं कहता हूं आप 1 साल 2 साल 3 साल दम के मेहनत करो। आप जितनी आपके पास एनर्जी है, जितनी पॉजिटिविटी है, बिल्कुल उसके साथ आप मेहनत करो। अगर सिलेक्शन हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने जीवन में इतना जरूर अचीव कर लिया है कि आप कुछ ना कुछ इतना बेहतर जरूर कर लोगे कि बाकी 7 वालों से एक अच्छा जीवन जी लोगे आप। तो एआई का स्टडी में कुछ अहम रोल हो सकता है? बच्चे एक जो आरएएस आईएएस कर रहा है, जो पटवारी रीट जिसकी भी तैयारी कर रहा है, उसमें ही देखिए, जहां तक एआई की मैं बात करूं तो आज बहुत सारे लोगों के माइंड में एक नेगेटिविटी सी आ रही है
कि कल को एआई आएगा नौकरियां खा जाएगा, एआई आएगा तो फिर तो कोचिंगों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, एआई आएगा तो चैट जीपीटी से हम सब कुछ पढ़ लेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज भी चैट जीपीटी पर कई सारे जो फैक्ट्स हैं वो गलत आते हैं। बिल्कुल सर। कभी भी किताबों का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का और टीचर्स का कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता आपका एआई, ये तय मान के चलिए आप। हाँ ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी है तो उसको आप उसको पॉजिटिव फॉर्म में यूज करो ना, उससे चीजें और बेहतर हो जाएगी और मैनेजेबल हो जाएंगी। आरक्षण के बारे में कैसे, एक स्टूडेंट है सर, बेहतरीन स्टूडेंट है, उसके सही नंबर आ रहे हैं अच्छे खासे, और एक एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो कम नंबर लाके भी जनरल वाले के बराबर, जनरल वाले से ऊपर ही चला जाता है सर। हालांकि देखो, रिजर्वेशन एक वो दो धारी तलवार है जिस पर चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे हमारा जैसा कोई सामान्य सा शिक्षक हो, वो बोलने से कतराता है। कतराने के पीछे वजह है, क्योंकि रिजर्वेशन एक ऐसा इश्यू है जिसको अपन बैलेंस चाह करके रख नहीं सकते। अगर मान लीजिए मैं कह देता हूं कि नहीं आरक्षण होना चाहिए, तो जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है वो मुझे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से गालियां लिख देंगे। अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो जिनको रिजर्वेशन प्राप्त है वो गालियां लिख देंगे। दरअसल हमारे को इसके पीछे जाना पड़ेगा कि आखिर रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। क्या आज करंट सिनेरियो में रिजर्वेशन जरूरी है क्या? तो देखिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो हजारों साल की संस्कृति और सभ्यता रही है, जिस प्रकार का हमारा समाज रहा है, जिस प्रकार की हमारी शासन व्यवस्था रही है, उस शासन व्यवस्था में, उस संस्कृति में हमने देखा कि एक वर्ग समय के साथ अपने आप को इतना अपडेट कर लिया कि वो फिजिकली, वो मेंटली, वो फाइनेंशियली और वो सोशली उस समाज में इतना स्ट्रांग हो गया कि उसके इक्वल बैठने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन एक वर्ग ऐसा रह गया जिसके समकक्ष जाने की स्थिति में नहीं हो आप। हम जिस देश में रहते हैं उसमें लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, और लोकतांत्रिक समाजवाद साफ शब्दों में यही कहता है कि अगर मान लो इस देश का कोई व्यक्ति गरीब है, कमजोर है, पिछड़ा है, दलित है, वंचित है, दमित है, तो फिर राज्य उसके कल्याण के लिए काम करेगा जी। तो मेरी नजर में ये आरक्षण एक कल्याण है उस पिछड़े व्यक्ति के लिए, उस दमित व्यक्ति के लिए। हाँ, आप ये कह सकते हो कि तो इसका मतलब तो फिर ये रिजर्वेशन बना रहेगा। तो देखिए, जब तक समाज में वर्ग बराबर नहीं आ जाएंगे तब तक तो अपने को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यवस्थाएं 100, 200, 500, 1000, 2000 साल तक रही, उनको हम 80 साल में तो खत्म नहीं कर सकते। फिर आप समानता के अधिकार पर आओगे, आप बिल्कुल आऊंगा सर। राइट टू इक्विटी पे आओगे आप, कि एक तरफ आप समानता के अधिकार की बात करते हो, एक तरफ आप आरक्षण की बात करते हो। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी तो कहता है, और मैं कई बार कहता हूँ, ये ऑफलाइन क्लासेज में भी कहता हूँ, ऑनलाइन क्लासेज में भी ये बात कहता हूँ, कि हमारे संविधान निर्माता वाकई में सामान्य व्यक्ति नहीं थे। शायद वो देवदूत ही रहे होंगे जिन्होंने इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना अट्रैक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मुझे अभी भी याद है, कई सारे बुक्स के माध्यम से ये रेफरेंस भी पढ़ने को मिलता है कि जब देश आज़ाद हुआ था और हमने डेमोक्रेसी को अपनाया था, तो दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज थे, अमेरिका जैसा, ब्रिटेन जैसा देश, नेहरू ने ये जो झुंझुना पकड़ाया इंडियंस को, लोकतंत्र रूपी झुंझुना, ये झुंझुना एक दिन टूट जाएगा। और जैसे झुंझुना टूटने से छोटा टाबर रोता है, वैसे हिंदुस्तान की पूरी जनता रोएगी और देश में डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगा और नेहरू तानाशाह बन जाएगा। ओके। लेकिन नेहरू ना तो तानाशाह बने, ना डेमोक्रेसी टूटा। आज हमें, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का नागरिक हूं मैं। यस सर, बिल्कुल। और इस डेमोक्रेसी को जो बेहतर स्थान प्रदान किया है, वो स्थान प्रदान किया देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, देश के संविधान ने। संविधान ही वो ताकत है जिससे आज अमीर, गरीब, पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा सब एक मंच पे बैठते हैं। आज अलग अलग जातियों, अलग अलग समुदाय के लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं। इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान है। सर, एक मुफ्त में बिजली देना, मुफ्त में स्कूटी, लैपटॉप, ये गरीब का सशक्तिकरण है या अर्थव्यवस्था के लिए धीमा जहर है? इसके बारे में सर देखिए, दो फैक्ट्स हैं इसमें। अल्टीमेटली हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें राज्य का जो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट है वो है पब्लिक वेलफेयर स्टेट के एस्टेब्लिश करना, बिल्कुल, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के संदर्भ में देखूं
तो अगर आप मुफ्त में बिजली की व्यवस्था कर रहे हो, पानी की व्यवस्था कर रहे हो, रिसोर्सेज के हिसाब से चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, आपने शॉर्ट टर्म अपनी सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए आपने प्रोपेगेंडा कर दिया, आपने वादा कर दिया, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक आपको इकोनॉमी को भी एस्टेब्लिश रखना है, अपनी पॉपुलैरिटी भी मेंटेन करनी है, क्राइसिस है ये। और ऐसा कई सारे देशों में देख चुके हैं। हमारे यहाँ भी कई सारे स्टेट्स में या फिर यूटीज में इस प्रकार की व्यवस्थाएं समय समय पर देखी है हमने। बिल्कुल सर। और फिर वो व्यवस्थाएं औंधे मुंह गिरी है। तो कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए। सर, आज अपने लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और जिस तरह से 1952 में पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, और 52 से लेकर 64 तक नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहे। जी सर। 64 से 66 तक शास्त्री जी रहे। जी सर। फिर इंदिरा रही। बीच में कुछ अलायंस गवर्नमेंट्स बनी जिसमें मोरारजी आए, चरण सिंह जी आए। फिर इंदिरा की वापसी हुई, राजीव गांधी रहे और एक बड़ी जनाधार के साथ वो देश के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 84 के बाद अगर मैं बात करूं तो सीधा 2014 में आना पड़ेगा अपने को, कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, एक क्लीन मेजोरिटी वाली सरकार बनी। अदरवाइज बीच में बाकी जितनी सारी सरकारें बनी सब अलायंस की गवर्नमेंट्स बनी। बिल्कुल सर। डेमोक्रेसी के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। और राजनीतिक अस्थिरता जब जब भी बढ़ी है तब तक वहां निवास करने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स में कटौतियां हुई हैं, उनके मौलिक अधिकारों में कटौतियां हुई है। और अगर किसी लोकतांत्रिक देश में आप नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती करोगे तो फिर चीजें बड़ी नेगेटिव हो जाएंगी। अगर लोकतंत्र की समक्ष चुनौतियों की मैं बात करूं तो जिन परिस्थितियों में, जिस हाल में हम आजाद हुए, सांप्रदायिकता का वो दौर था। आज भी सांप्रदायिकता की उन यादों को जब अपने जहन में लेके आते हैं तो बड़ी कटुता महसूस होती है, बड़ी नेगेटिविटी फील होती है। और शायद आज कहीं ना कहीं गांधी की वो बात सही साबित होती हुई प्रतीत होती है। जब श्री राजगोपालाचारी गांधी से मिले देश की आज़ादी के दिन, और उन्होंने कहा कि बापू आज तो बड़ी खुशी का दिन है और आप यहाँ पर बड़े नर्वस होकर बैठे हो आप। तो गांधी ने कहा कि जो आज़ादी तुम लोग देख रहे हो ना, मुझे वो आज़ादी नजर नहीं आ रही, वो विनाश नजर आ रहा है मुझे। और उस समय गांधी ने कहा था कि आगे आने वाले कम से कम 100-200 सालों तक ये जो दो देश हैं ये एक जगह नहीं बैठेंगे। दुनिया के दो दुश्मन से दुश्मन देश एक जगह बैठ जाएंगे, लेकिन ये दो देश एक जगह नहीं बैठेंगे। हम देख भी रहे हैं सर। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जिस जापान के 2 महानगर हिरोशिमा और नागासाकी को अमेरिका ने बर्बाद किया था, आज वो जापान तो अमेरिका की गोद में बैठा है। बिल्कुल सर। जबकि पाकिस्तान तो हमारे से निकला हुआ है, वैसे देखा जाए तो हमारा भाई है। और आज ये 2 भाई एक मंच पर बैठने को तैयार नहीं है। तो ये वास्तविकताएं हैं। तो पहले जो चैलेंज है वो है सांप्रदायिकता। दूसरा जो चैलेंज मुझे नजर आता है वो चैलेंज है कास्टिज्म, जातिवाद। और रजनी कोठारी की वो लाइन बड़ी सटीक बैठती है इस मुद्दे पर। रजनी कोठारी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की राजनीति को आपको समझना है तो फिर आप कुछ किताबें पढ़ करके हिंदुस्तान की राजनीति नहीं समझ सकते। आपको यहाँ के धर्म को पढ़ना पड़ेगा, धार्मिक व्यवस्थाओं को पढ़ना पड़ेगा और यहाँ की जातिवादी व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। मैं राजस्थान का एग्जाम्पल देता हूँ इस संदर्भ में। अपने राजस्थान में 4 जातियां डोमिनेंस में है। ठीक है सर। जिनके लिए एक फॉर्मूला चलता है। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक बता देता हूँ। अजगर। हाँ, अजगर का मतलब मोटे वाला सांप नहीं है। अजगर का मतलब 4 जातियां हैं, अहीर है, जाट है, गुर्जर है, राजपूत। ये 4 जातियां डोमिनेंसी में राजस्थान में। ऐसे उत्तर प्रदेश में कोई और 2 जातियां डोमिनेंसी में है, ऐसे बिहार में कोई और 2 जातियां डोमिनेंसी में है। तो ऐसे आज लोकतंत्र के सामने दूसरा बड़ा चैलेंज है कास्टिज्म, करप्शन, टेररिज्म, आतंकवाद। और सर मुझे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डेमोक्रेसी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है वो है पार्टी चेंज, जिससे डेमोक्रेसी, जिस लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, मतलब सब कुछ जनता। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको देखकर नहीं लगता कि आज तो जनता नहीं, सब कुछ जनप्रतिनिधि है। वो जब चाहे तब किसी पार्टी में चले जाते हैं, किसी पार्टी से टिकट लेकर के आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। एक दिन पहले जिस पार्टी की आलोचना कर रहे होते हैं, अगले दिन उसी पार्टी में दुपट्टा ओढ़ करके बैठे हुए नजर आते हैं।
एक पार्टी विशेष के लोग 2 दिन पहले आपको गालियां दे रहे होते हैं, आपने करप्शन कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, 3 दिन बाद वही नेता आपको दुपट्टा पहना रहे होते हैं। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द डेमोक्रेसी। ठीक है, बीच में हमने ऐसा सिस्टम देखा जब 1967 में जब कांग्रेस डोमिनेंस, जब कांग्रेस का प्रभुत्व कमजोर हो रहा था, जब वन पार्टी सिस्टम लगभग कोलैप्स कर रहा था, तो उसमें हमने हरियाणा से देखा था आयाराम बयाराम का कॉन्सेप्ट। यस सर। इस पार्टी, इस पार्टी, इस पार्टी, फिर वापस पार्टी में। और राजीव गांधी ने इसके संदर्भ में, फिर एस्पायरेंट्स आपके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, राजीव गांधी जी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, 52nd अमेंडमेंट 1985 में। और उसके द्वारा प्रावधान किया गया था कि अगर किसी भी राजनीतिक दल से जितने सारे लोग जीतकर उस हाउस में आए हैं, उन टोटल सदस्यों का अगर 1/3 से कम सदस्य अपनी ओरिजिनल पार्टी को छोड़कर अगर दूसरी पार्टी में जाएंगे, तो हाउस का जो स्पीकर है या जो चेयरमैन है वो आपकी सदस्यता समाप्त कर सकता है जी। लेकिन फिर भी ये चीजें कंट्रोल नहीं हुई। अटल जी ने फिर 2003 में इसमें फिर बदलाव किया 91st अमेंडमेंट के द्वारा, और 2/3 कर दिया। लेकिन पिछले 5-7 दिन का राजनीतिक घटनाक्रम मैं आपके सामने रखता हूं। पहले हमने इसकी शुरुआत देखी बिहार से। ठीक है सर। फिर हमने कुछ ऐसी ही घटनाक्रम देखा हमने दिल्ली में। मैं स्पेसिफिक कॉल तो नहीं करूंगा किसी भी पॉलिटिशियन को इस संदर्भ में, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी शायद कोई कीमत नहीं बनी जो मुझे खरीद सके। और फिर 3 दिन बाद हमने देखा कि दुपट्टा पहन लिया। जिस सरकार की आलोचना हो रही थी वो आलोचना ही बंद हो गई। फिर जिस समय उन सांसद महोदय ने स्टेटमेंट दिया था और फिर जब पार्टी में गए थे तो किसी दूसरी पार्टी विशेष की एक महिला शक्ति, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं तो फला की सच्ची सिपाही हूं, मैं तो उनकी शेरनी हूं, मैं पार्टी थोड़ी बदल सकती हूं। हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं कि वो शेरनी भी पार्टी में चली गई। अब कल का ही ताजा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जो महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति पहले विधानसभा में पहले हो गया, अब लोकसभा में अब टूट-फूट हो रही है। और एक ऑपरेशन चल रहा है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, ऑपरेशन तोड़ो। और ऑपरेशन तोड़ो के अंतर्गत उद्धव ठाकरे साहब के जो 9 सांसद हैं, उन 9 में से 6 सांसद कह रहे हैं कि भाई साहब आजकल हमारा मन नहीं लग रहा आपके साथ। सर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी के सामने। आपने जिस जनता से विश्वास करके वोट लिया था और जिस जनता ने आपको विश्वास करके वोट दिया था कि आप उनके कल्याण के लिए काम करोगे, आप इस पार्टी की विचारधारा के साथ मिलकर काम करोगे, आज आप कहां हैं? आज सिर्फ आप अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, आज आप सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों के साथ साथ सिर्फ आप अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, और आप सिर्फ अपने द्वारा किए गए अपराधों के ऊपर पर्दा डालने के लिए दूसरी पार्टी की विचारधारा को अपना लिया। काय का डेमोक्रेसी बचा भाई फिर तो? अब आपका यहां पर एक प्रश्न होगा कि सर, जब इस प्रकार के चैलेंजेस हैं तो फिर इसका सॉल्यूशन भी तो कोई होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, इस संदर्भ में पहली बात तो यह है कि हमने जिस व्यवस्था को अपनाया है, इसमें मोस्टली शक्तियां संसद के हाथ में है। हालांकि मैं जिस घटनाक्रम पे ऑडियंस को प्रकाश डालने जा रहा हूं, उतना आसान है नहीं है, क्योंकि दरअसल जो अमेंडमेंट, जो सुझाव, जो सजेशन मैं देने जा रहा हूं, उनसे सबसे बड़ा अहित उन पॉलिटिशियंस का होगा, और बनाने वाले भी वो हैं। इतना आसान तो नहीं रहने वाला। इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये होना चाहिए कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है और अगर वो चाहता है कि मैं इस पार्टी में ना रहकर दूसरी पार्टी में जाना चाहता हूं, जैसे ही आप ये घोषणा करते हो या ऑफिशियली आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हो, तत्काल प्रभाव से आपकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। पार्टी की नहीं, सदन की सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए आपकी। अगर आपको ये डर रहेगा, आप नहीं जाओगे दूसरी पार्टी में। दूसरा, इस संदर्भ में जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा घटनाक्रम कर रहा है, अपने द्वारा किए गए वायदों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो फिर उनको, आम जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो उनको उनके पद से हटा सकती है। ये 2 सजेशंस मेरी तरफ से हैं, और माननीय न्यायपालिका, माननीय विधायिका और माननीय कार्यपालिका में बैठे तमाम सारे जो लोग हैं और इस देश के जो जिम्मेदार, इस देश के जो अवेयर सिटीजन्स हैं, उनको अगर मेरे द्वारा दिया गया सजेशन बेहतर लग रहा है तो आप भी जरूर कमेंट करके जरूर बताना। आप एक बार सर, एक चीज और, आजकल एक पार्टी बड़ी जोरों शोरों से ऊपर आ रही है। पार्टी नहीं है, जैन जी वालों ने इकट्ठा हो लिया, कॉकरोच जनता पार्टी। आपने बहुत सुना होगा। क्या कहोगे सर, कैसा मूवमेंट है ये? भारत के लिए अच्छा है, बुरा है, कैसा? देखिए, इसको मैं दीपक जी 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। मैं इसमें कॉकरोच जनता पार्टी जितने सारे समर्थक हैं
उनका ये मानना है कि देश में एक अविश्वास है सिस्टम के प्रति, जी सरकार के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति, और हम देश में एक बदलाव चाहते हैं। ठीक है, उनका फंडामेंटल राइट्स भी है कि अगर आप किसी व्यवस्था से सेटिस्फाई नहीं हो, आप सरकार के कामकाज से सहमत नहीं हो, तो आपको देश का संविधान, आपका एक मौलिक अधिकार है कि आप सरकार का विरोध कर सकते हो। जी सर। लेकिन जो लोग इस पार्टी के विरोधी हैं, वो फिर सीधा सीधा उनको देश के लिए खतरा बताते हैं जी कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, ये तो बाहर से फंडिंग हो रही है, ये तो चीन से फंडिंग हो रही है, ये तो फला फला पार्टी से फंडिंग हो रही है। देखो, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि कोकरोच जनता पार्टी सही है गलत है। जी मैं सिर्फ एक देश का ईमानदार और देश का जागरूक नागरिक होने के नाते केवल इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि इस देश के जनप्रतिनिधियों को हमने चुना है जी सर। एक बेहतर सरकार के लिए, एक बेहतर सिस्टम के लिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर डेमोक्रेसी देश में है तो डेमोक्रेसी के हिसाब से शासन होना चाहिए। जी चाहे 1952 से लेकर अब तक की मैं बात करूं, बीच में इमरजेंसी का दौर हमने देखा, जी सर। 1975 से 1977 का, खैर देखा नहीं हमने लेकिन सुना तो है कम से कम। जी और उस समय का जो विपक्ष था उसने सरकार के ऊपर खूब सारे आरोप लगाए। आज वर्तमान का जो विपक्ष है वो आज वर्तमान की सरकार के ऊपर खूब सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। तो आम जन को ये बात सोचनी पड़ेगी कि हमें केवल उन जनप्रतिनिधियों को वोट करना है जो हमारे हित में काम कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। वो चाहे कोकरोच जनता पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई तीसरा चौथा कोई भी राजनीतिक दल हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जब ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है कि हम एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करेंगे, तो फिर तो ऐसा मोमेंट होना ही नहीं चाहिए। और अगर हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहा होगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। सर, भारत की राजनीति ये सफर है सर 1952 से लेके 2026 तक, आप इसको किस रूप में देखते हो सर? क्या बदलाव हुआ या नहीं हुआ, या कुछ चीजें? इसमें दीपक जी, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि समय के साथ हमारा जो डेमोक्रेसी है वो मैच्योर हुआ है, हमारा डेमोक्रेसी मजबूत हुआ है। ठीक है, बीच बीच में जिस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, जी सर। वैसे ही डेमोक्रेटिक कंट्री में भी अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वो चाहे पूर्ण बहुमत की सरकारें हो, वो चाहे अलायंस गवर्नमेंट हो। कई बार होता है कि पूर्ण बहुमत की सरकारों के बारे में कह दिया जाता है कि वो अच्छी होती हैं, लेकिन कई बार पूर्ण बहुमत की सरकारें तानाशाही रवैया अपना लेती हैं, तो फिर गलत भी हो जाता है। कई बार ये होता है कि मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जी, लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलोगे तो फिर आपका विरोध भी होगा, चाहे आप कितना ही बेहतर काम क्यों ना कर रहे हो आप। तो देखिए, 1952 से लेकर आज वर्तमान में 2026 तक का जो दौर रहा है, इसमें चुटमुट कुछ घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो आज भी दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके बजाय हम बड़ी बेहतर स्थिति में हैं। और बड़ा मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हिंदुस्तान की पावन धरा पे मेरा जन्म हुआ है। जी, और बिल्कुल, फिर बिल्कुल। मारवाड़ कॉलिंग के माध्यम से आज आपके साथ इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिल रहा है। आज ये देश का संविधान ही है जी, आज देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही है कि हम और आप बैठ करके आराम से अपनी बात रख रहे हैं। और आज हमारे द्वारा कही गई ये जो बात है वो हजारों लाखों लोगों के बीच में जाएगी ये बात। बिल्कुल सर। और वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये लोकतंत्र की तो ताकत है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपका आदर्श क्या है? वो टीचर या संस्था जैसा आप खुद बनाना चाहते हो, और आज जो कोचिंग केंद्रित शिक्षा है उस आदर्श से आप कितना दूर भागते हो? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं आदर्श की बात करूं तो फिर एक व्यक्ति का नाम लेना अतिशयोक्ति होगी, बाकी के साथ अन्याय होगा। जी, और 4-5 का नाम लेकर बाकी लोगों का नाम ना लेना, उनके साथ अन्याय होगा। लेकिन फिर भी मैं 4-5 लोगों को कोट करूंगा जी, जो मेरी नज़र में कम से कम पिछले 10-15 साल में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। जी, कुछ राजस्थान के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैं इस नाते नहीं कह रहा हूं कि मैं पर्टिकुलर किसी संस्था में काम कर रहा हूं तो उसके डायरेक्टर को या फिर उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट करूंगा मैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की अगर तारीफ आपको करनी है और आलोचना अगर आपको करनी है तो पहले उसके बारे में जानो आप। जी सर। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बिना जाने उसकी तारीफ या उसकी बुराई कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके व्यक्तित्व में कुछ कमियां हैं जी, कि आपने उसका विश्लेषण कर दिया। इसलिए मैं सबसे पहले, मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, उत्कर्ष क्लासेस से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इनके जो डायरेक्टर हैं परमादरणीय सम्माननीय डॉक्टर निर्मल गहलोत सर, मैं सिर्फ इस मामले में बड़ा फैन हूँ उनका। अच्छा। और इस वजह से मैं उनका फैन नहीं हूँ कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ मैं, बल्कि फैन इसलिए हूँ कि आज सोसाइटी में उन्होंने क्या किया वाकई में। आपके पॉडकास्ट के जितने सारे ऑडियंस हैं उनको भी मैं ये बता देना चाहता हूँ
कि पिछले 4 साल से तो मैंने बड़ा नज़दीक से देखा उनको जी। हालांकि आज उत्कर्ष परिवार वो 22 साल का हो गया, 23वें साल में भी उत्कर्ष परिवार। ओके सर। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ये बहुत बेसिक सी चीज़ें होती तो इतना लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती। जी सर। और निर्मल सर की अगर मैं व्यक्तित्व की मैं बात करूं तो आज सर उनके नाम से एक ट्रस्ट बना हुआ है, डॉक्टर निर्मल गहलोत चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है जी। आज जोधपुर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें उनके नाम से फ्री में भोजन दिया जाता है। ओके। एक रसोई चलती है आप पे हमारे जोधपुर। हाँ जोधपुर में हमारे जितने सारे आपके ऑडियंस हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आप कभी भी अगर जोधपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर मुफ्त में उस बहुत बढ़िया से खाने का लुत्फ उठा के आ सकते हैं आप। फिर सर उन्होंने उसी हॉस्पिटल में एक बड़ा गजब का वार्ड बना के दिया है। ओके। देश का जो पहला ब्रेथ बैंक है वो डॉक्टर निर्मल गहलोत सर ने बनाया कोविड के दौरान, अगर आपको याद आ रहा है तो। ओके ओके यस। उन्होंने कोविड के दौरान कई सारे परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं करवाई। ओके। कई सारे परिवारों के लिए उन्होंने रोजगार की व्यवस्थाएं करवाई। अपने हर जन्मदिन पे कभी 2 एम्बुलेंस दे रहे हैं, कभी 4 एम्बुलेंस दे रहे हैं, कभी 5 एम्बुलेंस दे रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बाकी अभी शायद 2-3 साल पहले कोई उनका बर्थडे था तो उसमें तो उन्होंने एक साथ शायद 22 या 25 एम्बुलेंस उन्होंने डोनेट करी थी उस समय। अभी एक चूरू में कोई पाठशाला बन रही है, अपनी पाठशाला करके ऐसा कोई स्कूल बन रहा है मेरे ख्याल से गरीब बच्चों के लिए। वहां पे भी 1 करोड़ का डोनेशन उन्होंने दिया है लगभग, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। तो सर सबसे बड़ी चीज ये है, एहसास दुनिया में पता नहीं लोगों के पास कितना है और किस हिसाब से वो खर्च करते हैं, लेकिन आपने समाज से लिया ही लिया नहीं, आप समाज को दे भी रहे हो जी। और अगर समाज को ना दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया, दे रहे हैं। आज भी जब लगता है कि यार इस बच्चे को जरूरत है, इस परिवार को जरूरत है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख का चेक हाथों हाथ थमा देते हैं। इसलिए शिक्षा जगत में सबसे बड़े जो मेरे आइडियल हैं वो आदरणीय डॉक्टर निर्मल गहलोत सर। एक व्यक्तित्व और कोट करूंगा मैं यहाँ पर, खान सर। आज करंट सिनेरियो में इन्हीं पर आने वाला था। आज करंट सिनेरियो में खूब चर्चाओं में हो जी। लोग बहुत बड़े बड़े एलिगेशन उनके ऊपर लगा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। एक दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके पैरेलल और चलता है, उनके ऊपर भी एलिगेशन आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन मेरा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना है कि चाहे खान सर हो चाहे दूसरे सर हो, हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन मानवता के नाते जो बेहतर काम किया जा रहा है वो खान सर ने बड़ा गजब का काम किया। खान सर ने हॉस्पिटल बनाया सर। मैं भी कल परसों कोई उनका वो इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बाकायदा बताया जाता है 20-20 रुपए 25-25 रुपए बहुत महंगे टेस्ट कर रहे हैं वो। 7-7 रुपए में ECG वगैरह ये सारी चीजें, एक्सरे 5 रुपए 10 रुपए। इसलिए सर एजुकेशन के इस महायुद्ध में, इस अंधी दौड़ में आज ये 2 शख्सियत सर मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, आखिर बड़े आकर्षित लगते हैं वो। सर नेक्स्ट मैं खान सर पर ही आ रहा था, मैं पूछ रहा था उन्होंने भी हॉस्पिटल वगैरह बनाया तो क्या डायरेक्टर्स वगैरह ऐसा ही करते हैं कि इधर कर दो अपने ट्रांसफर पैसा? नहीं सर, हर आदमी नहीं कर सकता। एक चीज और सर, निजी जीवन में आपका आदर्श कौन है सर? वो शिक्षा में हो गए निर्मल गहलोत सर और खान सर से आप इंस्पायर हो, निजी जीवन में आप अपना आदर्श किसे मानते हो सर? सर देखिए, अगर मैं प्राइवेट लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है सबसे पहली बात। जी सर जी। और गर्व इसलिए हो रहा है कि अब तक अपन कई सारे लोगों से सुनते भी आए हैं कि व्यक्ति का जो आदर्श है वो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है, या फिर अब तक के ऐसे कोई पुराने हमारे बहुत बड़े लीजेंड व्यक्तित्व जो रहे हैं उनको हम मानते हैं। लेकिन आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और ऑडियंस को बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरा जो व्यक्तिगत जीवन मेरा जो आइडियल है वो मेरा छोटा भाई है। ओके। मेरा यंगर ब्रदर है। IAS सर। हाँ, वो 2015 बैच का IAS है, वो अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, अभी अजमेर लगा हुआ है वो मेरा व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ा आदर्श है। ओके। बहुत कुछ सीखा मैंने उससे, आज भी सीखता हूँ मैं। कई बार जब हम लोग, मैं तो ये कहूँगा कि वो मेरा छोटा भाई कम और दोस्त ज़्यादा है। ओके। आज बॉन्डिंग हमारी इतनी अच्छी है कि जब भी कोई छोटा बड़ा मुद्दा होता है तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। जब भी उसको लगता है कि यार भैया इस संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मेरे से डिस्कस करता है, मैं उससे डिस्कस करता हूँ। सर मुझे एक वाकया याद आता है जब वो आई थिंक 10th क्लास में था शायद जी। अच्छा, उसका क्या रहा है, शुरू में जब उसने पढ़ाई वढ़ाई शुरू करी उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था वो। ओके। पहले दूसरी तीसरी चौथी तक, लेकिन फिर 5वीं क्लास में बोर्ड हुआ करता था उस समय, और 5वीं क्लास का जब उसने बोर्ड दिया
तो उसने हमारा जो पंचायत समिति है उसमें शायद सेकंड या फर्स्ट रैंक था उसका। ओके। फिर 8th में अच्छे परसेंटेज आए। 9th में उसका एकदम से पढ़ाई के प्रति बड़ा भयंकर रुझान हो गया। मुझे अभी भी याद है कि जब वो 9th क्लास में जाएगा भाई, अब स्कूल्स ओपन होंगे, तो बीच में 1-1.5 महीने छुट्टियां आती है। उस टाइम बोर्ड की क्लासें होती थी। हाँ, तो उस 1.5 महीने के पीरियड में उसने 9वीं क्लास की सारी मैथ्स निकाल दी। अच्छा। और जब 9th की छुट्टियां हैं तो 10th की मैथ्स निकाल दी। और मैथ्स के प्रति सर इतना गजब का उसका अट्रैक्शन। 10th क्लास में एक बड़ा टिपिकल इंसिडेंट हुआ उसके साथ में। जी जी सर। पढ़ने के प्रति इतना एक अजीब सी स्थिति में वो पहुंच गया, और फिर उसको नींद आना बंद हो गई थी। फादर गए, उसको लेकर के आए, 4-5 दिन तक उसके इंजेक्शंस वगैरह लगे, फिर वो ठीक हुआ। स्लीपिंग डिसऑर्डर। उसमें बड़ा मतलब एक नेगेटिविटी माइंड में आ गई थी कि यार ये अचानक से क्या हो गया। फिर 11th में गया, फिर 12th में गया। पहले अटेम्प्ट में फिर उसकी अच्छी रैंक के साथ वो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ। वो ओके। आईआईटी दिल्ली से वो सिविल इंजीनियर है वो। ठीक है। 2014 का पास आउट है वो। और 2014 में फिर उसने पहला अटेम्प्ट दिया। ठीक है। और उसमें फिर जब 15 में उसका रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया 34th रैंक था उसका। वाह सर, वाह। 34वीं रैंक थी उसकी ऑल इंडिया। और मुझे तो बड़ा गर्व होता है जब उसके बारे में बात करता हूँ। अभी भी मैं आपसे जब डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि यार मेरा ऐसा छोटा भाई है और वो मेरा आइडियल है, वो मेरा जनरली आदर्श। लोग ऐसे छोटे भाई को समझाते हैं, उन्होंने बड़ा नहीं सर, मैं तो सीखता हूँ उससे। और जब ये वीडियो वो खुद देखेगा तो खुद कहेगा यार भाई क्या कह रहा है तो। लेकिन ये मेरे थॉट्स, मेरे विचार हैं, उसके प्रति मेरे थॉट्स हैं ये। अगर सर अपने समाज में आपको सबसे पहले कुछ सुधारना पड़े तो आप सबसे पहले उस चीज में सबसे पहले क्या सुधार लाओगे? आपके समाज से जहां आप रहते हो उस वहां से क्या शुरुआत करोगे? देखिए, मेरे सोसाइटी में जहाँ मैं अभी भी रह रहा हूँ, एजुकेशन का पिछले 4-5 साल में बड़ा बेहतर तरीके से पॉजिटिविटी आई है। लोगों में एक अवेयरनेस आई है, एक सकारात्मकता आई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कुंठा के साथ और एक नेगेटिविटी के साथ जीते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कुछ बेहतर कर रहे हो, मैं बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपसे ईर्ष्या कर रहा हूँ। वो ईर्ष्या नहीं करनी। मैं तो कहूंगा कि आसपास के जितने सारे लोग रहते हैं उनको बड़ा पॉजिटिव फील करना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था आपको कि हमारे टाउन से जब पहले आईएएस बने तो मुझे लगा कि यार मुझे भी आईएएस बनना चाहिए। अगर मुझे समय मान लीजिए मैं ये सोचता कि नहीं नहीं यार कैसे हो गया इसका, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता भाई? मेरी नेगेटिविटी होती, मेरे थॉट से वो खराब होते। लेकिन अगर मैंने पॉजिटिविटी के साथ सोचा है तो चीजें अपने आप बेहतर हुई ना। जी सर। ये चीजें रही है। तो इसलिए मेरा पहला प्रयास ये होगा कि मेरे समाज में जो लोग हैं वो दूसरे को देख करके सीख ले, ना कि नेगेटिव माहौल में जाए। सर अगर आपके हाथ में कलम हो और आप वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में कुछ सुधार करना चाहते हो तो वो 2 या 3 सुधार क्या होंगे? देखिए, पहला सुधार तो जो अपन ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, पहला तो मैं हिंदुस्तान के आम नागरिक को राइट टू रिकॉल का अधिकार दूंगा मैं। ठीक है। और दूसरा, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको नैतिकता के नाते उनके ऊपर ये बाउंडेशन रहेगा कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी जी सर तो फिर उनकी दल सदस्यता बदल। जाएगी, उनकी सदस्यता जाएगी, 100% उनकी ठीक है, सदस्यता ठीक है। जाएगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इस देश का प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा हो। एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन से व्यक्ति को अपने अधिकारों का पता चलता है। कई बार लोग कह देते हैं कि यार पढ़ाई से क्या मिलता है। मैं कहता हूं पढ़ाई से अधिकार मिलते हैं, जी सर। राइट मिलते हैं। अगर मैं आज पढ़ा लिखा नहीं होता तो मुझे थोड़ी पता होता कि अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं। वो सारी की सारी चीजें स्टडी से ही पॉसिबल होगा। सर जैसे अभी अपन आरएस और आरपीएससी के पेपरों पे आ जाते हैं, 10 मिनट अपन इन पे बातचीत करेंगे। अगर मेरी पॉलिटी बची है, पेपर के लास्ट 30 दिन बचे हैं, तो मुझे कैसे पढ़ना उस पॉलिटी को? क्या क्या पढ़ना है, पेपर में क्या आ सकता है, बैरेट के अलावा या कोचिंग नोट्स, कैसे सर? देखिए, इसमें अगर आप एक अवेयर्ड स्टूडेंट हैं तो आपको इतना जरूर पता है कि पिछले 5-6 साल में एग्जाम का पैटर्न क्या है, जी। क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं। तो सबसे पहले उन 30 दिनों में उस स्टूडेंट को उन पर्टिकुलर टॉपिक, सब टॉपिक से जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको फोकस करना। ठीक है। तो रिवीजन के लिए मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि जब आप पढ़ रहे हो उसी समय शॉर्ट नोट्स बनाओ आप। ओके। और शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप 20 से 25 दिन में कंप्लीट सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर पाओ आप। तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी यही रहेगी। अगर सरकारी नौकरी पर सब कुछ बच्चे हैं वो दाव पे लगा दें, उनके पास प्लान बी भी रहना चाहिए। क्या सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो मुझे ये करना चाहिए? देखिए, हमने सरकारी नौकरी सर कहीं ना कहीं एक जुआ नहीं है ये? हम जिस प्रकार की सोसाइटी से आते हैं उसमें आज भी लोगों की एक सोच है कि जो गवर्नमेंट जॉब है, जो सरकारी नौकरी है, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जी सर। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा नहीं मानना है।
लेकिन मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट जॉब अंतिम विकल्प नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। मान लीजिए किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, उसमें 2 साल बाद एग्जाम है, जी सर। 1.5 साल बाद एग्जाम है। अनफॉर्चुनेटली आपका 1.5-2 साल में उस पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, जी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप और सरवाइव कर सको, जी सर। तो प्लान बी तो होना जरूरी है आपके पास। तो सर अब अपन आएंगे एक रैपिड फायर पे, राजस्थान वाला। मुझे क्योंकि सबसे अब बड़ा लगभग- डर ही रैपिड फायर से लगता है। सर दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी। अच्छा, मेरी चॉइस पूछ रहे हैं हाँ यस आप? यस। दाल बाटी चूरमा सर, मैं बड़ा Okay. फेवरेट रहा मेरा ये। घूमर या कालबेलिया? कालबेलिया। ओके। आपका सर सबसे पसंदीदा आर्टिकल? आर्टिकल 13। तो ओके सर, आर्टिकल 13 के बारे में बता दो ऑडियंस को एक बार। देखिए, आर्टिकल 13 स्टूडेंट्स में जितने सारे ऑडियंस से इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं मैं। कई बार अपन पढ़ते भी हैं क्लासेस में, तो खैर मैं बड़ा डिटेल से बताता हूं। यहां पर केवल इतना समझ लीजिए कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ जो चाहे देश के संविधान से पहले बना हो, चाहे देश के संविधान के बाद बना हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं उल्लंघन करेगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेगा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस शक्ति प्राप्त है कि वो उसको सुनने घोषित कर देगा। इससे पॉलिटिशियन भी हद में रहेंगे और पहले की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी हम संविधान के अनुरूप ढाल पाएंगे। जी सर। एक राजस्थान का एक नेता जिसके साथ आप चाय पीना चाहते हो, एक कप चाय हो जाए। राजस्थान के नेता, हालांकि देखिए मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। हाँ, दूसरा नाराज भी हो जाएगा। चलो सर, और- इसको भारत कर दे कहीं ना कहीं। भारत नहीं, खैर मैं बता दूंगा, ऐसा ओके, कुछ है नहीं, लेकिन मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा फिर। शर्त ये रहेगी, मैं क्योंकि अगर एक व्यक्ति का नाम लिया तो फिर जितनी सारी ऑडियंस है उनको लगेगा यार मैं तो इस पार्टी को चलो फेवर अपन करने ऐसे वाला करते हैं, आदमी एक नेता जिसके साथ आप एक कप चाय पीना चाहते हो। हूं। एक नेता जिसके साथ एक कप चाय पीना चाहता हूँ मैं देखो 2 नेताओं का नाम बताऊंगा, फिर एक में तो नहीं चाहूंगा मैं। जी सर, जी सर। मैं देखिए, एक तो माननीय सचिन पायलट साहब का बड़ा फैन हूं मैं, ओके। जिससे तेज गति के साथ उन्होंने पिछले 5-10 साल में जो बूम उन्होंने गेन किया है, जो मेहनत उन्होंने की है, वाकई बड़ी इंस्पिरेशनल है। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति का नाम लूं तो वो मेरे बड़े भाई तुल्य हैं, माननीय सुभाष जी मील साहब। खैर चाय पानी नाश्ता तो हमारा चलता रहता है, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके साथ बैठकर मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। जी सर, जी सर। और राजस्थान का एक शहर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? जयपुर। ओके। सर एक किताब जो हर एक आरएस एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए? देखिए, वैसे तो आरएसएस पेरेंट्स के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन अगर आप एक पुस्तक का नाम ले रहे हैं तो मेरे जहन में किताब आती है जो मैंने कई बार पढ़ी है, और जब भी मैं उस पुस्तक को पढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ नया मुझे उसमें जरूर मिलता है। विजय भंडारी साहब की किताब है राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में। ठीक है। कि कैसे राजस्थान की जो पहले की पॉलिटिक्स थी वो सामंतवाद से शुरू हुई और आज कास्टिज्म पे आकर रुक गई है। बड़ी बेहतरीन पुस्तक है। देर रात तक अगर पढ़ाई करते हैं तो चाय या कॉफी आप हर वैसे रात- सर देखो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ना मेरा कभी चाय का शौक रहा जी, और ना ही कॉफी का शौक रहा। ओके, ओके। अभी भी जब आते आपने पूछा था सर क्या लोगे, तो मैंने कहा ये पानी लूंगा मैं। सर संविधान में एक ऐसा शब्द जो आप रट लो अपने दिमाग में, मतलब 24 घंटे आपके माथे में रहता है वो शब्द? समानता, समानता। इक्वलिटी होनी चाहिए। ओके सर। गीला सर के बिना एक दिन आपको कैसा दिखता है? एक आप अपनी लाइफ में महेंद्र सर हो, महेंद्र जी हो, और एक महेंद्र गीला सर हो, तो उसके बिना गीला सर को हटा दे तो उस महेंद्र में क्या बचता है? तो हालांकि देखो मैं जिस प्रकार का लाइफ जी रहा हूँ उसमें मैं दोनों भूमिकाओं में जीता हूँ। मैं जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्पेशली जब क्लास में एंटर करता हूँ जी सर। तो फिर सर वाली भूमिका में आता हूँ मैं। ओके, वहाँ सर वाली भूमिका भी रहती है और बड़े भाई वाली भूमिका भी रहती है। ओके। मैं बड़े भाई और सर दोनों की भूमिका में रहता हूँ मैं। और जब क्लास से मैं निकल जाता हूँ और जब घर चला जाता हूँ मैं, तो कोचिंग से निकलते समय वहाँ से लेकर के जब तक मैं घर पहुँचता हूँ तब तक 2 से 3 कॉल लगातार मुझे आते हैं, और वो मेरी बिटिया के आते हैं। वो मेरी सी गुड़िया है, मेरी 8 साल की हो गई, अभी 9वीं साल उसको चल रही है। अभी 8 महीने पहले एक राजा बेटा भी घर में आया है। अरे वाह। तो खैर बेटा तो अभी फ़ोन और करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बिटिया फ़ोन करती है। और घर जब मैं पहुंचता हूँ और उन दोनों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता हूँ, मैसेज की जब स्माइल देखता हूँ, तो सारी चीज़ें अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। वाह सर। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में सर की भूमिका में रहता हूँ और घर पे महेंद्र की भूमिका सर में आपको रहता एक हूँ दिन मैं। के लिए शिक्षा मंत्री बना दे, क्या रिफॉर्म करो? अच्छा। हाँ यार, ये तो बड़ा टिपिकल सा प्रश्न पूछ लिया आपने। हालांकि ऐसा नहीं कि राजनीति से मैं परहेज करता हूँ, लेकिन
शिक्षा मंत्री अगर बना दिया जाए तो आज ये देखिए कई सारे इश्यूज को लेकर के बड़े क्वेश्चन मार्क लगते हैं। जैसे कई बार ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के एक बड़ा क्वेश्चन आता है, 3rd ग्रेड वाली, स्पेशली 3rd ग्रेड के। मेरे भी कई सारे कलीग्स हैं, मेरे भी कई सारे रिलेटिव्स हैं जो ट्रांसफर्स को लेकर बड़े परेशान हैं। तो कम से कम ऐसा बाउंडेशन नहीं होना चाहिए जी सर, कि आप पर्टिकुलर पूरी की पूरी लाइफ ही आपको वहाँ स्पेंड करनी पड़ेगी। तो एक तो सबसे पहले तो मैं जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसमें चेंजमेंट करना चाहूँगा। ठीक है सर। दूसरा, शिक्षा विभाग के अंतर्गत आज ये डिपार्टमेंट और बच्चों के बीच में जितना मेरा मानना है एक गैप सा मेंटेन हो गया है, जी सर। उस गैप को खत्म करना है। उस गैप की वजह से ही आज ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें स्टूडेंट उतना कनेक्ट नहीं कर पाता। ये 2 काम सबसे पहले करके सर, एक जो बच्चा बार बार फेल हो रहा है, आरएस का पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, आईएएस का दूसरा, तीसरा, चौथा चलता जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसको तैयारी छोड़ देनी चाहिए या फिर उसको करते रहना चाहिए कि ठीक है भाई, तेरे 8 साल तैयारी के हो गए, 4 साल 5 साल हो गए, तू 2 साल और देख ले? उस बच्चे को आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अगर मान लीजिए कोई, आपने कहा 7-8 साल तक, तो मैं तो ये कहूँगा कि 8 साल किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे अपना समय खराब करना शायद मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। क्योंकि हम जिन फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पर 8-8 साल अपने लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। सर, हमारी फैमिली उस कंडीशन में नहीं होती है कि वो इतना अपने को सपोर्ट कर सके, तो फिर यार खुद को भी शर्म आने लग जाती है एक एज के बाद में। यार अपन अभी भी घर से पैसा मांग रहे हैं जो हमें नहीं मांगना चाहिए, और फिर भी अगर अपन ऐसा करते हैं तो फिर थोड़ा सा अंदर से भी गिल्ट की फीलिंग आती है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि अगर मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि यार अब नहीं हो रहा है, तो फिर पीछे नहीं पड़ना उसके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं लगे रहो, 5वें अटैम्प्ट में लगे रहो, 8वें अटैम्प्ट। अरे भाई 8वें अटैम्प्ट लगे क्या करना है? फिर क्या करना है? आप उस ड्यूरेशन में जो आपने गेन किया 3 साल 4 साल में, उसको आप कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेके आओ ना आप। और मैं एक बड़ी बेहतरीन बात आपके साथ कोट करना चाहूँगा मैं, कि अगर मान लीजिए अपन एक बढ़िया तैयारी कर लेते हैं और कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। जी सर। मेरा ये मानना है कि कुछ छोटा मोटा ऐसे ही कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। ओके। और फिर जितनी एनर्जी 7 साल 8 साल 10 साल के लिए हम उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाने वाले थे, सर, वो एनर्जी वहां लगाओ ना आप। ओके। मैं कहता हूं सरकारी नौकरी तो जिस दिन आप रिटायर, आपके साथ नौकरी रिटायर। लेकिन अगर आपने स्टार्टअप, अगर आपने बिजनेस सेट कर दिया, तो अपनी पीढ़ियों को देके जाओगे आप। बच्चे वहां से शुरू करेंगे जहां आपने छोड़ा है। जी सर। अगर नौकरी है आपकी तो बच्चों को भी 0 शुरू करना पड़ेगा। पहले पहली क्लास में जाओ, फिर 5वीं में जाओ, 10वीं में जाओ, फिर कोचिंग में एडमिशन लो, फिर तैयारी करो और फिर सेलेक्ट हो। और वो भी सेलेक्ट होने की गारंटी नहीं है। जी जी जी। हमारा मारवाड़ कॉलिंग का को पार्टनर सर द कंसल्टिंग क्रू, तो वो भी अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो या कुछ नया काम कर रहे हो, उसमें बड़ी मदद करता है सर। जी, तो जी, द कंसल्टिंग क्रू जीएसटी गेट में भी मदद करता है और स्टार्टअप शुरू करने में मदद करता है सर। अगले लास्ट क्वेश्चन है सर अपने यहाँ का, अगले 5 साल में गीला सर खुद को कहाँ देखते हैं? यार ये तो बड़ा मतलब वो बाबा जी टाइप वाला सवाल पूछ लिया आपने, है ना कि बाबा जी 5 साल बाद क्या करोगे आप, हैं बाबा जी 4 साल बाद क्या होगा, या फिर मेरा हाथ देख के बताओ 5 साल बाद मेरा भविष्य कैसे रहने वाला है। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस कंसिस्टेंसी के साथ मैंने मेहनत की है, उस मेहनत में मैं और बढ़ाना चाहूँगा। ओके सर। स्टूडेंट्स के और मेरे बीच में अगर कोई गैप रहा है, उस गैप को थोड़ा सा और कम करना चाहूँगा मैं। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर 2 क्वेश्चन कम आ रहे हैं, वो गलती कहाँ हो रही है उस पर और काम करना चाहूँगा। और साथ में उन स्टूडेंट्स की मदद करना चाहूँगा जो किसी कारणवश आज मुख्य भूमिका में आके तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ बेहतर काम करना चाहूँगा। सर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर मारवाड़ कॉलिंग पर आने के लिए, और सर से जुड़ने के लिए आप सर के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ सकते हो। सर का इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल महेंद्र गीला और फेसबुक है महेंद्र सिंह गीला, और हमारे मारवाड़ कॉलिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन हो आप सभी का।